सो हे गाइस, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 18th ऑफ ऐप का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं सेशन की ओर। तो आज का कंटेंट पर देख लेते हैं। देखो, आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 5 न्यूज़ को पिक किया है, ठीक है। मुझे लगता है 5 की 5 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। और पहली 3 न्यूज़ तो आरबीआई से रिलेटेड है, तो हम उसमें अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और हर एक कंपोनेंट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक स्कीम के बारे ऊपर बात हो रही है, SASCI, ठीक है। तो ये स्कीम है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो फिफ्थ न्यूज़ है वो एक जनरल न्यूज़ है। यहाँ पर अभी बांग्लादेश में एक न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, उनका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इंडियन इकोनॉमी क्या सफ़र करेगी इस चीज़ से, क्या हमारे इंडिया के और बांग्लादेश के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, है ना, पॉलिटिकल ट्यूनिंग कैसे बैठेगी इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। तो ठीक है, पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, आरबीआई ईसीबी लिबरलाइजेशन, ठीक है, ओपनिंग द फ्लड गेट फॉर 100 बिलियन डॉलर्स इन फॉरेन कैपिटल्स, ठीक है। तो ईसीबी क्या है, ईसीबी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ठीक है। ईसीबी होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो इसके थ्रू जो है ना एक कॉर्पोरेट, इंडियन कॉर्पोरेट जो है ना पैसा उठाती है, पैसा बोरो करती है, ठीक है, फ्रॉम द फॉरेन लेंडर्स, ठीक है। तो वो जो पैसा होता है वो ग्लोबल कैपिटल होती है, मतलब ग्लोबल की कैपिटल होती है। तो वही यहाँ पर कुछ आरबीआई जो है कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा 100 बिलियन डॉलर तक की एक फॉरेन कैपिटल बाहर से अंदर इंडिया के अंदर आ सकती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये वो बात करेंगे कि वो कौन से नॉर्म्स हैं जो रिलैक्स किए गए हैं, ठीक है, क्यों करे गए हैं, वो सारे के सारे मतलब उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, एक इंडियन कॉरपोरेट है, ठीक है। उसको उसको मनी की ज़रूरत पड़ती है ना, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए पड़ सकती है, वो कोई एक्विजिशन करना चाहता है, ठीक है, दूसरी कंपनी को खरीदना चाहता है, ठीक है। इंडिया में भी और फॉरेन में भी दोनों यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। भाई फॉरेन में कोई कंपनी को खरीदना चाहता है या इंडिया में कोई कंपनी को खरीदना चाहता है, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, इंडायरेक्टली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, कोई ये बात और हो गई, ठीक है। इसलिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। एक्विजिशन के अलावा एक अपनी खुद की सब्सिडरी भी वहाँ खोलना चाहता है, तो अपनी खुद की कंपनी सेटअप करना चाहता है। प्लस लैंड लैंड बाय बाय करना चाहता है ना, कुछ भी मतलब लैंड बाय करना चाहता है। प्लस कभी कभी ऐसा आता है रीफाइनेंसिंग भी करना चाहता है, ठीक है। अपने ओल्ड रीफाइनेंसिंग भी करना चाहता है, अपने ओल्ड लोन को न्यू लोन के साथ स्वैप करना चाहता है। रीफाइनेंसिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहता है जिसमें एक इंडियन कॉर्पोरेट्स को पैसों की जरूरत पड़ती है। जनरली वो अपने खुद का पैसा, अपना जो एनओएफ होता है, ठीक है, नेट ओन फंड्स होते हैं या कैपिटल होती है अपनी खुद की, उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। रिजर्व्स को भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो रिस्क के टाइम पे, जब अगर कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई या इंडिया में कोई अनसर्टेनिटी आई, उससे बचाने के लिए, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उसको यूटिलाइज नहीं करते। इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, वो फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। दो तरीके से फाइनेंसिंग कर सकते हैं। एक तो भाई इंडिया के थ्रू कर सकते हैं, मतलब इंडियन इंडियन लेंडर्स के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर इंडियन बैंक्स आते हैं, ठीक है, उनके थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से पैसा उठा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ईसीबी का यूज़ कर सकते हैं। और फॉरेन कंपनीज या बैंक से पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब फॉरेन कैपिटल उठा सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली फॉरेन कैपिटल उठा सकते हैं, फॉरेन कैपिटल हो सकते हैं। ये एक तरीके का लोन ही होता है, लोन ही ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी लोन ले सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हमने मेरे ख्याल से 16th ऑफ फैब में जो भी एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, न्यूज़पेपर का एनालिसिस पढ़ा था, उसमें हमने ये वाला पार्ट देख लिया था कि कोई इंडियन कॉर्पोरेट एक मर्जर और एक्विजिशन कैसे करती है। उसके लिए जब उसको फाइनेंसिंग करनी होती है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो इंडियन बैंक के साथ कैसे करती है। तो हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखी कि भाई बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको थोड़ा सॉल्यूशन भी देखा, ठीक है। तो वहाँ पर अब थोड़े प्रॉब्लम्स थी, मतलब एक इंडियन बैंक से पैसा लेना थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आरबीआई डायरेक्ट रेगुलेट कर रहा होता है, और आरबीआई भी नहीं चाहता कि तुम इंडियन बैंक्स का बहुत सारा पैसा एब्जॉर्ब कर लो खुद ही फॉर दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, नहीं चाहता आरबीआई, ठीक है। तुम कम पैसा ही लो कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट क्योंकि बहुत सारा पैसा लेके रखता है, ठीक है, एक साथ बहुत सारा पैसा फाइनेंस कराता है, जिससे अगर वो गलती से भी डिफॉल्ट करे तो इंडियन बैंक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बैंकिंग इकोनॉमी भी डैमेज हो सकती है, उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हो सकती है, ठीक है। तो आरबीआई ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता, तुम एक लेवल तक ही पैसा लो, ठीक है। तो यहाँ पर होती हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है।
आरबीआई के बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, बैंक्स को भी बहुत सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है, और एक लीगल फाइट भी बहुत बड़ी होती है। मतलब आपको पूरा लीगली पूरा एक कॉम्प्लाइंस फ्रेमवर्क के थ्रू जाना पड़ता है, पूरा कॉम्प्लाइंस बर्डन भी आप पे बहुत बढ़ता है, ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट से बहुत बढ़ता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरी ओर ये क्या है, एक बहुत मैसिव, एक अनलिमिटेड क्या बोलते हैं पॉट है, अनलिमिटेड पॉट है, जहाँ पर बहुत बहुत फॉरेन कैपिटल है, ठीक है। तो क्यों ना इंडियन कॉर्पोरेट्स उनको यूज़ करें। पर अभी क्या था कि आरबीआई ने यहाँ पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, ठीक है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को ही ये लोग ले पाते थे, लिमिटेड पैसा ही बोरो कर पाते थे, लिमिटेड पैसा ही बोरो होता था, लिमिटेड बोरो मनी बोलते हैं ना ऐसे करके, लिमिटेड ही हो पाता था। तो उन्हीं चीज़ को वहाँ पर ही जो नॉर्म्स थे उसको ही रिलैक्स किया गया है, ठीक है, कि ईसीबी के थ्रू एक इंडियन कॉर्पोरेट बहुत सारा पैसा उठा पाए फ्रॉम फॉरेन कंपनीज और बैंक, फॉरेन कैपिटल ले पाए, जस्ट टू डू दीज वर्क्स, ठीक है, जस्ट टू डू दीज वर्क्स, ठीक है। तो बस यही हमारा पूरा फ्लो होने वाला है कि हम वही चीज़ सोचेंगे, देखेंगे कि भाई कौन से वो नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया है कि बहुत सारा पैसा एक इंडियन कॉर्पोरेट उठा पाया है फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज और बैंक्स, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर ईसीबी में कैसे कैसे उठा सकते हैं, मतलब क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक इंस्ट्रूमेंट की छोटी और बात कर लेते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उठा सकते हैं। देखो, या तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि रुपी के थ्रू, रुपी में ही ले सकते हैं लोग, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि रुपी में जो है ना, जो लेंडर होता है उसको बहुत रिस्क होता है, लेंडर को बहुत रिस्क होता है, ठीक है, तो नॉर्मली ये चीज़ नहीं करती हैं। वो क्या उठाती हैं, मतलब ये लैंड कैसे करती हैं, फॉरेन कंपनीज लैंड कैसे करती हैं पैसा टू इंडियन कंपनीज या इंडियन कॉर्पोरेट्स को, थ्रू FCCBs, ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, या बोल दो बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू कर सकती है। एक और होता है FCEB के थ्रू भी कर सकती है, ठीक है, और एक नॉर्मल फ्लोटिंग रेट पे ले सकती है, फ्लोटिंग रेट पे ले सकती है या फिक्स रेट पे ले सकती है। वो तो जो नॉर्मल एक तरीका होता है, जैसे हम नॉर्मली लोन लेते हैं वैसे भी ले सकती है ना। एक नॉर्मल तरीके से लोन ले सकती है जिसमें फ्लोटिंग रेट या फिक्स रेट पे ले सकती है। दूसरा, रुपी में ही डायरेक्ट ले सकती है, मतलब वही रुपी में ले सकती है, लेकिन नॉर्मली लेंडर ऐसा अप्लाई मतलब करते नहीं है अप्रूव, क्योंकि वहाँ पर रिस्क, मतलब करेंसी का गिरने का, करेंसी के अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट होने का रिस्क रहता है। तीसरा मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू ले सकती है, और एक और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के थ्रू ले सकती है, ठीक है। तो इन सारे मैकेनिज्म, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके एक कॉर्पोरेट, इंडियन कॉर्पोरेट पैसा ले सकती है फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज, ठीक है, फॉरेन कैपिटल ले सकती है, जिसमें जो FCCB होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो इशू होता है इन द फॉरेन करेंसी, मान लो डॉलर में, ठीक है। पर ये समय के साथ, आप जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी मान लो, तो आपके पास जो एक लेंडर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ना, ये उसको इक्विवेलेंट इक्विटी में कन्वर्ट करा ले, ठीक है। तो पहले तो एक लोन, पहले एक फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन लेंडर क्या एक बॉन्ड को होल्ड कर रहा था, ठीक है, एक बॉन्ड को होल्ड कर रहा था ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है। लेकिन जब मैच्योरिटी हो जाती है इसकी बॉन्ड की, तो फॉरेन लेंडर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो उसको कन्वर्ट करा सकता है इक्विवेलेंट इक्विटी में, ठीक है, इक्विटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी, मतलब सॉरी इंडियन कंपनी, इक्विटी ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं FCCB, जो कि कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, मैच्योरिटी पे उसको इक्विवेलेंट इक्विटी में कन्वर्ट कराया जा सकता है ऑफ द इंडियन कंपनी, सॉरी नॉट फॉरेन, इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी। दूसरी ओर एक FCEB होते हैं, सेम ये भी एक जो यहाँ पर पैसा मिलता है वो होता है फॉरेन करेंसी में, मतलब डॉलर में। यहाँ पर इक्विटी में चेंज करा सकते हैं, लेकिन अपनी सब्सिडरीज की, ठीक है, अपनी सब्सिडरीज की इक्विटीज में चेंज करा सकते हैं, सब्सिडरी की इक्विटी में करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, एक्सचेंजेबल होते हैं, ठीक है। दूसरी अपनी खुद की इंडिया में जितनी भी मान लो कोई बड़ी कंपनी है, इंडिया है ना, इंडियन कॉर्पोरेट है, बड़ी कंपनी है, उसमें सब्सिडरीज है बहुत सारी उसकी, ठीक है। तो उन सब्सिडरीज की भी इक्विटी में करा सकती है वो, ठीक है। तो ये FCEB का फ़ायदा होता है। तो ये नॉर्मली इन चीज़ों में ही होता है ये, ठीक है, और एक फ्लोटिंग और फिक्स रेट में भी होता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको एक इंस्ट्रूमेंट बता दिया कि ये कैसे कराती है, एक इंडियन कॉर्पोरेट कैसे पैसा ले सकती है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेगी ना, ऐसा ना। तो या तो
वेनिला डोमिनेटेड रुपीज़ में ले, ठीक है, या FCCBs में ले, या FCEB के थ्रू ले, और या फ्लोटिंग या फिक्स रेट में ले, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक होती हैं। अब देखते हैं वो नॉर्म्स क्या हैं जो चेंज किए गए हैं। द कोर चेंजेस ब्रेकिंग द शैकल्स, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ डिसमेंटल्ड 3 मेजर बैरियर्स। तो 3 मेजर बैरियर पे काम किया है। पहला बैरियर क्या है? वॉल्यूम का बैरियर है। दूसरा बैरियर क्या है? प्राइस का बैरियर है। तीसरा क्या है? पर्पस का है। 2 कहाँ से आ गया? पर्पस का है, ठीक है। तो वॉल्यूम, द लिमिट हाइक। तो पहले क्या होता था, देखो आरबीआई ने जो है ना ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग कंपनीज पे लिमिट लगा रखी थी कि कितना एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बोरो कर सकती है, एक फॉरेन कैपिटल को अंदर ला सकती है, ठीक है। तो वो था $750 मिलियन। तो एक कंपनी, एक इंडियन कंपनी, इंडियन कॉर्पोरेट बोल दो, वो कितना पैसा ला सकती है एक फाइनेंशियल ईयर में? 750 मिलियन का ECBs करा सकती है, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर सकती है, ठीक है। लेकिन एक साल में सिर्फ 750 मिलियन। अभी उस रूल को चेंज करके उसकी लिमिट बढ़ा दी है, कितनी? हायर हायर ऑफ $1 बिलियन और 300% ऑफ कंपनी की नेटवर्थ, ठीक है। इनमें से जो भी हायर होगा, ठीक है, जो भी हायर होगा वो उतना मनी एक इंडियन कंपनी लेके आ सकती है थ्रू ECB, या उधार ले सकती है एज अ ECB, थ्रू ECB, ठीक है। तो ये चीज़ करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। क्यों ऐसा करने की कोशिश करी? ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो ओल्ड रूल था ना, ओल्ड रूल में प्रॉब्लम लिमिट की आती थी, लिमिट की प्रॉब्लम थी। तो ये लोग क्या करते थे, जो कंपनी होती थी, ये वर्क अराउंड करते थे। भाई इनका काम तो नहीं चलने वाला, $750 मिलियन के अंदर इनका काम नहीं चलने वाला, और ओल्ड रूल अभी भी है मान लो। तो ये क्या करते थे, ये जो ना बहुत सारी सब्सिडीज बना लेते थे, अपनी सब्सिडरीज बना लेते थे बहुत सारी। मान लो 10 सब्सिडरीज बना लेंगे, 10 सब्सिडरीज, और उनसे अलग अलग, क्योंकि हर एक सब्सिडरी कितना पैसा उठा सकती है? 750 मिलियन डॉलर उठा सकती है। तो ऐसी 10 कितनी उठा सकती हैं? $7500 मिलियन, ठीक है। तो इतना पैसा उठा सकती हैं, या $7.5 बिलियन उठा सकती हैं, ठीक है। तो ये इतना पैसा उठा सकती हैं। तो ऐसे करके इतनी बड़ी फाइनेंसिंग करते थे। तो इनको क्या है, एक कंपनी को बहुत सारी सब्सिडीज बनानी पड़ती थी, जो कि देखो लीगली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। फिर ये सारा का सारा पैसा राउट भी करना पड़ता था, है ना। इसको राउट भी तो करना पड़ेगा, 10 अलग अलग जगह है, उसे एक जगह ला के फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो भी एक बहुत लीगल कॉम्प्लेक्स और बहुत 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 अजीब चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। पहले ऐसा करती थी, ये एक काम करती थी, सब्सिडीज वाला काम। दूसरा काम क्या करती थी पहले, अब या तो एक अप्रूवल ही मांगती थी सीधे, ठीक है। बोलती थी भाई आरबीआई को कि यार देखो, हमें जो ना थोड़ी स्पेशल परमिशन दो, हमारा $750 से काम नहीं चलता है, $750 मिलियन से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप हमें थोड़ा एक स्पेशल परमिशन दो। और ये जो स्पेशल परमिशन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी इसको लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होती थी ये, तो लंबा टाइम लगेगा। और कोई गारंटी भी नहीं है इन द एंड कि आपको वो पैसा मिलेगा, मतलब आपकी लिमिट एक्सटेंड करी जाएगी, ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्सटेंड हो या नहीं हो। तो पहले जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड रूल, ये सब चीज़ें करती थी एक कंपनी, सब्सिडीज बनाती थी या अप्रूवल मांगती थी सीधे, जो कि बहुत लंबा टास्क था। तो आरबीआई ने ये सब चीज़ देखी कि भाई यार यहाँ पर लिमिट हो रहा है पैसा, ठीक है, नहीं, जो बड़ी कंपनी है वो नहीं ले पा रही पैसा ज़्यादा। तो फिर उन्होंने नया रूल बनाया, हायर ऑफ $1 बिलियन और 300% ऑफ कंपनी का नेट ओन फंड, ठीक है, नेट ओन फंड या नेटवर्थ, ठीक है। तो ये है, देखो आप क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि आरबीआई जो है ना, जैसे हम एक तरीके से फॉर्मूला ही समझ रहे हैं ना, हायर ऑफ $1 बिलियन और 300% ऑफ कंपनी का नेटवर्थ, ये ऐसे ही नहीं लिख देता है कुछ भी कि भाई नेटवर्थ किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये तो फिक्स लिमिट है, लेकिन ये क्या है, दिस इज अ डायनेमिक लिमिट, ठीक है, दिस इज अ डायनेमिक लिमिट। तो आरबीआई ने जानबूझ के इसको डायनेमिक लिमिट बनाया है, क्योंकि देखो आरबीआई क्यों क्यों जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता है ECB को यहाँ पर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है एक कंपनी की, है ना, नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा है। देखो उसके पीछे है स्किन इन द गेम, स्किन इन द गेम रीजन, स्किन इन द गेम रीजन। देखो इसमें क्या होता है, देखो एक एक कंपनी के पास अगर बहुत ज़्यादा उनके पास नेटवर्थ है, या उनकी खुद की कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ओन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या पता लग रहा है आरबीआई को कि भाई ये जो बंदा है, ये जो कंपनी है, बहुत ज़्यादा सेफ बोरोवर है, ठीक है, इससे ये पता चल रहा है। तो अगर ये सेफ बोरोवर है, तो ये इसको अलाउ करना चाहिए कि भाई ये 300% ऑफ एनओएफ तक ले सकती है पैसा, ठीक है, ये नेटवर्थ तक ले सकती है, ठीक है, नेटवर्थ तक ले सकती है, क्योंकि इनके पास लॉस को एब्जॉर्ब करने का कुशन रहता है, लार्ज कुशन रहता है, लार्ज कुशन रहता है, वो ज़्यादा लॉस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो ये सेफ, ये इसलिए इसलिए इसको इससे जोड़ लिया। क्यों उनको हम
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको क्यों सिर्फ $1 बिलियन तक की लिमिट करें? नहीं, उनको उनको डायनेमिक लिमिट भी देते हैं संग में। अगर उनका नेट वर्थ बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली वो ज़्यादा पैसा ले पाएंगी। और क्यों क्यों इसलिए ज़्यादा पैसा ले पाएंगी? क्योंकि भाई वो एक सेफ बोरोवर है, वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा कम रेट पे, ठीक है। तो ये फ़ायदा है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, ये लिमिट डालने का फ़ायदा है, फ़ायदा बड़ी कंपनीज को हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा स्केलेबिलिटी, वही सेम चीज़, स्केलेबल बन जाएंगी। एक तो स्किन इन द गेम आ गया, एक स्केलेबल हो गई। भाई अगर इन कंपनी का नेट NOF या नेट वर्थ बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? ये ज़्यादा पैसा उठा पाएंगी, ज़्यादा पैसा उठा पाएंगी तो ज़्यादा पैसा कम दामों में उठा पाएंगी, कम इंटरेस्ट रेट पर उठा पाएंगी, ठीक है। तो आरबीआई को बार बार अपनी सर्कुलर को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार कि अभी 750 मिलियन का एक फिक्स्ड कैप थी पहले, बार बार इसको अपडेट, अगर मान लो कंपनियों को ज़्यादा पैसा चाहिए तो बार बार ये अपडेट करना पड़ता है आरबीआई को, अगले साल दोबारा आना था कि भाई अब यार इन लोगों को ज़्यादा पैसा देते हैं, 1 बिलियन कर देते हैं, तो अब ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्केलेबल रहेगा। जितनी इनकी नेटवर्थ बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा पैसा उठा उठा पाएंगी बाहर से, तो इसलिए NOF के साथ जोड़ना जरूरी था। तो मैंने भी आपको बताया कि दिस इज़ अ गेम चेंजर फॉर लार्ज कॉन्ग्लोमेरेट्स, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के लिए है ये फ़ायदेमंद है, रिलायंस के लिए, टाटा के लिए, अदानी के लिए, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। 750 मिलियन मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं। मैंने आपको पीछे बताई थी वो क्या होती है, एक्विजिशन, कोई नई कंपनी सेटअप करना, नया मार्केट सर्च करना, उसमें पैसा डालना, मतलब बहुत सारी चीज़ें का बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हैं लोग, ठीक है। तो पहला हमारा देख लिया वॉल्यूम के ऊपर। दूसरा क्या है, दूसरा एक बार दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्राइस के ऊपर, प्राइसिंग पे कैप को रिमूव कर दिया, ये बहुत बढ़िया चीज़ करी है कि आरबीआई जनरली क्या करता है, आरबीआई पहले क्या कर रहा था, आरबीआई कॉस्ट ऑफ फॉरेन मनी, कॉस्ट ऑफ फॉरेन मनी को कंट्रोल कर रहा था, कॉस्ट ऑफ फॉरेन मनी को कंट्रोल कर रहा था। देखो अगर इंडियन कंपनी है, वो पैसा चाहती है, ठीक है, मनी चाहती है, फॉरेन मनी चाहती है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन मनी चाहती है कोई फॉरेन कंपनी से, ठीक है, फॉरेन कंपनी से, तो भाई फॉरेन कंपनी बोलेगी तो हमें इंटरेस्ट दो, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है SOFR से, प्लस एक रिस्क प्रीमियम भी ऐड होता है, रिस्क प्रीमियम भी ऐड होता है संग में। और ये रिस्क प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है, ये रिस्क प्रीमियम डिपेंड करता है इंडियन कंपनी पे। अगर अगर इंडियन कंपनी ज़्यादा रिस्की है तो ये रिस्क प्रीमियम अपने आप बढ़ जाएगा। अगर इंडियन कंपनी ज़्यादा रिस्की है, रिस्क ज़्यादा है, और उसको एक फॉरेन कंपनी को लगता है कि भाई यार ये इंडियन कंपनी बहुत डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो वो क्या डिमांड करेगी, वो हाई प्रीमियम डिमांड करेगी, रिस्क प्रीमियम ज़्यादा डिमांड करेगी, तो रिस्क प्रीमियम REP बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कम रिस्की है, रिस्की कम है, तो ये रिस्क प्रीमियम अपने आप घट जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आरबीआई जो है ना, आरबीआई इस रिस्क प्रीमियम को कंट्रोल करके रखता था, ठीक है, इस पर कैप लगा कर बैठा हुआ था 4.5% की, ठीक है, कि तुम जो है SOFR प्लस 4.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ही नहीं कर सकते, इससे कम पे ही करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ही नहीं कर सकते। तो ये जो एक FC, एक फॉरेन कंपनी कितना डिमांड कर सकती है फ्रॉम द इंडियन कंपनी, कितना इंटरेस्ट रेट डिमांड कर सकती है, वो आरबीआई ने कैप कर रखा था, ठीक है। अब मान लो अब कोई नॉर्मल रिस्क की कंपनी है, ज़्यादा रिस्क की कंपनी नहीं है, तो उसका रिस्क प्रीमियम तो कम होगा। मान लो SOFR कितना है, हम SOFR एक फिक्स रेट होता है। ये क्या होता है, चलो आपको ये भी बता देता हूँ SOFR क्या होता है। इसको बोलते हैं सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ये जो ना एक बैंक दूसरे बैंक से कितने परसेंट पे, ये इंटर बैंक लेंडिंग रेट होता है, ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक को कितने पे लैंड कर रहा है, वो परसेंटेज होती है, वो इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, ये हर दिन मतलब चेंज भी होता रहता है, लेकिन मतलब वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से फिक्स्ड वैल्यू की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, भाई ये तो SOFR इतना तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपसे एक एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम भी लेंगे। तो आरबीआई ने क्या कर रखा था, ये तो इस पे तो कोई कंट्रोल है नहीं, ठीक है, इस पे ये रिस्क प्रीमियम पे कंट्रोल है आरबीआई का। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई ने ये 4.5% पे कैपिंग कर दी, 4.5% पे कैपिंग कर दी। अब मान लो एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, मान लो AAA रेटेड कंपनी है, AAA रेटेड कंपनी है, तो जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन बैंक है, वो तो ज़्यादा डिमांड कर ही नहीं सकता, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की डिमांड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है जो उसका बोरोवर है वो कम रिस्की है, वो रिस्की ही नहीं है, ठीक है, रिस्की नहीं है वहाँ पर। तो बोलेगा वो ठीक है, तुमसे हम SOFR तो लेंगे, प्लस तुम्हारा रिस्क हम समझते हैं 2%, ठीक है। तो ठीक है, 2% जो है 4.5% के अंडर आ गया है, ठीक है। तो ये लीगली
ये लीगली सही है, ये लीगली सही है, ये ट्रांजेक्शन हो सकती है, ऐसे वाले ईसीबीज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कोई बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, ठीक है, डी रेटेड या डी रेट बोलते हैं, डी रेटेड कंपनी है, तो यहाँ पर एफसी क्या बोलेगा, फॉरेन कंपनीज या बैंक क्या बोलेगी, देखो भाई तुम बहुत रिस्की हो, तो तुम हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो, तुम जो है ना SOFR तो दोगे ही दोगे, प्लस क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रिस्की हो, तुम हमें 6% ज़्यादा दो, रिस्क तुम्हारा रिस्क प्रीमियम 6% कर दो। क्या आरबीआई इसको अलाउ करेगा? ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग, ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा हो जाएगा 4.5% से। तो आरबीआई पहले जो ना इसको कंट्रोल करके रखता था, तो जो छोटी कंपनीज होती थी वो पैसा उठा ही नहीं सकती थी, क्योंकि छोटी कंपनी जो कि डी रेटेड है, बी रेटेड है, उनसे ये एफसीज, बैंक्स या फॉरेन कंपनीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट डिमांड करती थी, क्योंकि आरबीआई तब जो है ना कॉस्ट ऑफ फॉरेन मनी एंटरिंग इन इंडिया उसको कंट्रोल करता था थ्रू दिस 4.5% लिमिट, ठीक है। तो यही लिमिट को अब खत्म कर दिया, यही लिमिट को भी खत्म कर दिया। आप पढ़ते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया ना, सबको आपको समझ आ गया ना कि इंडियन कंपनीज जब पैसा लेती हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, जो कि SOFR प्लस एक रिस्क प्रीमियम होता है। लेकिन ये जो रिस्क प्रीमियम होता है ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है वो कौन है, बोरोवर। अगर बोरोवर कोई ट्रिपल ए रेटेड है, मतलब वो एक उसका रिस्क कम है, तो इसका मतलब वहाँ पर रिस्क प्रीमियम भी कम होगा, जो कि इस लिमिट के अंडर आ जाएगा, तो ये पैसा उठा पाएंगे, ठीक है। दिस इज लीगली ट्रू और दिस इज लीगली एग्जीक्यूटेबल। लेकिन जो डी रेटेड कंपनी है वहाँ पर वो पैसा उठाने की कोशिश करेगी, जहाँ पर एफसी उस टाइम पे 6% डिमांड करेंगे, 6% एक्स्ट्रा डिमांड करेंगी, जो कि आरबीआई के लिमिट से ऊपर पहुँच जाता है। तो ये लीगली एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है, तो छोटी कंपनी पैसा नहीं उठा पाती थी तब, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई। अब देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। द ऑल इन कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट प्लस फी है वो कैप कर दिया था 4.5% पे, ठीक है, 4.5% पे ओवर द बेंच मार्क रेट, ठीक है, जिसको SOFR बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया है क्या, इंटर लेंडिंग बैंक रेट है, ठीक है। इफ द फॉरेन लेंडर्स, अगर फॉरेन लेंडर चाहता है कि वो 6% रिस्क प्रीमियम करे, ठीक है, डिमांड करे, तो वो डेली इलीगल हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या बोल दिया फॉर अ लोन, अगर उनकी मैच्योरिटी 3 साल या उससे ज़्यादा की है, ठीक है, मतलब लोन अगर 3 साल या उससे ज़्यादा का है, तो ये जो कैप है 4.5% वाला कैप है, उसको ख़त्म कर दो, वो कैप नहीं होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर अब कोई छोटी कंपनी, कोई मान लो बी रेटेड लेते हैं, इस बार बी रेटेड कंपनी बोले कि भाई एफसी से जाके बोले कि हमें पैसा दे दो थ्रू ईसीबी, तो वो जो हमारा फॉरेन कंपनी है वो बोले कि देखो तुम जो है थोड़े रिस्की हो, तुम्हारी रेटिंग बी है, तो तुमसे हम चार्ज करेंगे 6% प्लस SOFR, तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, वो तो परसेंटेज चार्ज करेंगे, बेंचमार्क तो चार्ज करेंगे, प्लस उसके अलावा 6% और चार्ज करेंगे। तो पहले क्या था, ये जो कंपनी थी वो बोलती थी नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, लीगली ट्रू नहीं, हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अगर ये इतना डिमांड करती हैं तो ये जो कंपनी है अब इसको हाँ बोल सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप हमें पैसा दे दो, हम आपको 6% एक्स्ट्रा देने को तैयार है, ठीक है। लेकिन कब, इसके पीछे एक और वो लगाया 3 ईयर्स प्लस, 3 ईयर या 3 ईयर प्लस का लोन होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा लोन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो आरबीआई अभी इतना बेनोवलेंट क्यों हो गया, ठीक है, छोटी कंपनी पे। पहले तो 4.5% की कैपिंग करके रखा था, अब क्यों हटा दिया? देखो इसके पीछे रीज़न यही है कि आरबीआई जो ना, आरबीआई अब ये समझता है कि सारी जो कंपनी है ना थोड़ी मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। अब इनको पता है कि इनको कितना रिस्क लेना है कितना नहीं लेना, अब इन पे ही छोड़ दिया है सब कुछ। तो सारी का सारा रिस्क जो है वो हमारी इन कंपनीज पे ही छोड़ दिया गया है। तो आरबीआई मैच्योरिटी समझ पा रहे हैं कि हाँ ये लोग थोड़े मैच्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही यही एक चीज़ है। तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि एक और चीज़ समझ लेते हैं कि 3+ ईयर को ही क्यों बोला, भैया 5+ ईयर क्यों नहीं था, सिर्फ 3 क्यों करा? इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजिक रीज़न है, क्योंकि 3 ईयर से कम वाले जो होते हैं वो जनरली, वैसे तो 1 ईयर से कम वाले जो लोन होते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। लेकिन जनरल एक मोटा मोटा हिसाब लेके चल रहे हैं कि 3 से कम वाले जो होते हैं ना, 3 से कम वाले जो लोन होते हैं ना, वो थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के आसपास घूम रहे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैटेगरी के आसपास घूम रहे होते हैं। तो इससे क्या है, ये हॉट मनी देते हैं, ये कंपनियों को, ये इंडियन कंपनीज को हॉट मनी प्रोवाइड कराते हैं। कंपनीज कौन सी? इंडियन वाली। अभी मान लो इन्होंने, एक इंडियन कंपनी ने 1 साल का लोन ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये इनको 1 साल के लिए हॉट मनी मिल गया।
लेकिन ये 1 साल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप जो भी काम करना चाह रहे हो वो काम सही से नहीं कर पाओगे, प्लस उसके बाद जो प्रॉफ़िट आप कमाओगे उससे पैसा भी सही से पे नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आरबीआई चाहता है कि तुम अपना मनी जो है ना थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबल स्ट्रक्चर में रखो, जो कि 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है? तो तुम उसमें अपना सारा काम भी कर पाओगे जो आप ये मनी ले रहे हो, ठीक है? और एकदम आपकी रीपेमेंट डेट भी नहीं आएगी, है ना? कंपनी को बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कि वो अपना प्रॉफ़िट भी कमा लें और फिर उसके बाद रीपे भी कर लें। तो यहाँ पर कंपनियों का आरबीआई चाहता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी में जाएं, वो स्टेबल भी रहें, रिस्क ले सकती हैं, ठीक है? छोटी कंपनी में रिस्क ले सकती हैं, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ रहें, ठीक है? तो बस यही है। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, इसमें एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जो प्राइसिंग होगी ये मार्केट लिंक्ड होगी, ठीक है? लेंडर कैन चार्ज हायर रेट फॉर रिस्कियर प्रोजेक्ट, ठीक है, कर सकता है। और जहाँ पर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन आता है वहाँ पर ये कर सकते हैं। बोरोवर एक्सेप्ट भी कर सकता है, मैंने आपको बता दिया वो 6% वाला अब बोरोवर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि अब ये लीगल है, ठीक है? दिस लीगलाइज हाई यील्ड बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? एक इस चीज़ की इस लाइन के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हाई यील्ड बोरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, जनरली इन फाइनेंस, एक फाइनेंस के अंदर जो है ना, फाइनेंस के अंदर एक चीज़ बोली जाती है, अगर आप हाई यील्ड प्रोवाइड करा रहे हो ना, हाई यील्ड प्रोवाइड करा रहे हो ना, आपका बॉन्ड अगर हाई यील्ड प्रोवाइड करा रहा है तो आपका बॉन्ड जो है ना वो एक तरीके से जंक बॉन्ड है, ठीक है? मतलब ये जो आप ये एक ऐसा डेप्ट है जो कि इशू किया है बाय द कंपनी, बट वो जो कंपनी का जो ग्रेड है ना वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है ही नहीं। ये जो डेप्ट है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है ही नहीं। मतलब मतलब क्या हो रहा है? हाई यील्ड का मतलब होता है ज़्यादा परसेंटेज, ठीक है? ज़्यादा परसेंटेज। जब ज़्यादा परसेंटेज एक कंपनी ज़्यादा परसेंटेज दे रही है किसी फॉरेन कंपनी को, ठीक है, एज अ इंटरेस्ट फॉरेन कंपनी को, एक इंडियन कंपनी ज़्यादा परसेंटेज हाई यील्ड दे रही है, हाई यील्ड दे रही है टू द फॉरेन कंपनीज एज इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो ये कंपनी है ये थोड़ी कमज़ोर कंपनी रही होगी, है ना? मतलब लो ग्रेड की कंपनी रही होगी, है ना? तभी अपने अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने 8.8% पे एज अ इंटरेस्ट देने को सोचा, हाई यील्ड देने की कोशिश किया। तो ये हाई यील्ड जनरली कंपनी की स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है कहीं न कहीं कि कंपनी कितनी है, कंपनी क्या छोटी कंपनी है ना? मतलब अ इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी नहीं है। तो ऐसा ही एक तरीके से ये भी शो कर रहा होता है, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पर्पस एंड यूज़ रिलैक्सेशन क्या है, ठीक है? एक बार ये देख लेते हैं। तो जैसे ओल्ड रूल क्या बोलता है कि जो हमारी ईसीबीज़ हैं आर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एंड मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स, जैसे मशीनरी होती है और स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूजिंग इट टू पे ओल्ड रुपी लोन और बाय अदर कंपनीज वॉज डिफिकल्ट, ठीक है? तो पहले क्या होता है, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। आरबीआई क्या है, आरबीआई ने यहाँ पर थोड़ा मेजर शिफ्टिंग करी गई है। मेजर शिफ्टिंग करी है कि पहले जो फॉरेन जो डेप्ट होता था, फॉरेन डेप्ट होता था, पहले वो डेप्ट था वो किस लिए मेनली किस लिए यूज़ करते थे? मेनली यूज़ करते थे कि कुछ क्रिएशन करें, उससे कुछ एसेट क्रिएशन हो, क्रिएशन ऑफ एसेट, ठीक है? आरबीआई ने पहले इन चीज़ों के कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए अलाउ नहीं कर रखा था। जैसे कि एक्विजिशन के लिए अलाउ नहीं कर रखा था, रीफाइनेंसिंग के लिए अलाउ नहीं कर रखा था। मतलब आप अपना ओल्ड लोन पे कर लो बाय यूजिंग द फॉरेन डेप्ट, ठीक है? वो सब चीज़ सही से अलाउ नहीं थी, ठीक है? उसमें बहुत सारे गैप्स थे, प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उनको 7 से 10 साल तक का लोन लेना पड़ता था, ठीक है? तो उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। वैसे अलाउ था लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोन ही नहीं पूरा हो पाता था, ठीक है? तो यहाँ पर है, यहाँ पर यही बोल रहा है कि पर्पस को देखते हुए भी आरबीआई ने ईसीबीज में लिबरलाइजेशन लेके आए हैं, ठीक है? जो पहले फॉरेन डेब्ट एसेट क्रिएशन के लिए यूज़ होती थी, अब वो और चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकती है। यहाँ पर यही बोल रहे हैं, पहला एक बार देख लेते हैं वो पहला क्या है। पहला बोल रहे हैं एक्विजिशन फाइनेंसिंग करने के लिए भी अब परमिट कर दिया है। मतलब अब कंपनी जो है, एक इंडियन कंपनी जो है, अगर वो मान लो कोई फॉरेन सब्सिडी फॉरेन कंपनी को एक्वायर करना चाहे, कोई फॉरेन कंपनी को एक्वायर करना चाहे तो भी कर सकती है, ठीक है? और इंडिया में विद इन इंडिया भी करना चाहे, किसी भी फ्रेगमेंटेड कंपनीज को एक्वायर, कोई स्ट्रगलिंग कंपनी को एक्वायर, है ना? विद इन इंडिया एक स्ट्रगलिंग कंपनी को एक्वायर करना चाहे या या कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी को भी एक्वायर करना चाहे तो वो भी पॉसिबिलिटी रखती है, ठीक है? कर सकते हैं। और उसके लिए फॉरेन डेप्ट को यूज़ किया जा सकता है। फॉरेन डेप्ट अब यूज़ हो सकता है, ठीक है? पहले अलाउ नहीं था, तो अब परमिट हो गया है कि एक कंपनी जो है बोरो कर सकती है डॉलर, और वो डॉलर को मतलब फॉरेन कैपिटल को बोरो कर सकती है थ्रू ईसीबी
जस्ट टू बाय द अनदर कंपनी और अदर कंपनी। वो इंडिया में भी कंपनी को बाय कर सकती है, फॉरेन में भी किसी भी कंपनी को बाय कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नया रूल डाल दिया है कि बाइंग पावर बढ़ा दी है थ्रू द फॉरेन डेब्ट्स, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट क्या है उसका, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या है, देखो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हर एक कंपनी के दो तीन टारगेट्स होते हैं भाई। किसी कंपनी का एक ग्लोबल एम्बिशन भी हो सकता है ना। एक इंडियन कंपनी का ग्लोबल एम्बिशन भी हो सकता है कि भाई वो फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना चाहती है, नए नए मार्केट को जाके टेस्ट करना चाहती है, या नई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहती है बाय बाय एक्वायरिंग द फॉरेन कंपनीज, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो डेप्ट जो है, वो जो मनी जो है, वो खुद का यूज़ नहीं करना चाहती, अपने रिजर्व का, अपने कैश रिजर्व को यूज़ ना करके फॉरेन कैपिटल को यूज़ करना चाहती है, ठीक है। क्योंकि फॉरेन कैपिटल थोड़ा चीप होता है, ठीक है, उसको यूज़ करना चाहती है। तो वो अब क्योंकि आरबीआई ने ये सब चीज़ें अलाउ कर दी हैं, तो अब ये अपना ग्लोबल एम्बिशन भी अपना ग्लोबल एम्बिशन भी फुलफिल कर सकती है थ्रू द फॉरेन कैपिटल, ठीक है। तो ये सब भी कर सकती है। दूसरी ओर कभी कभी कंपनी जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं, ये डोमेस्टिक कंसोलिडेशन भी करना चाहती है। मान लो बहुत सारी इंडिया के अंदर बहुत सारी फ्रेगमेंटेड कंपनीज हैं, छोटी छोटी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत स्मॉल है। और मान लो कभी कभी इनकी खुद की मतलब जो इनके अपोजिट में भी हैं, क्या बोलते हैं उसको, राइवल्स भी हैं, ठीक है, राइवल्स भी हैं, ठीक है। तो उनको भी एक्वायर कर सकती है, उनको कंसोलिडेट भी कर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी कर सकती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो जाती हैं फॉरेन मनी के यूज़ से, ठीक है, फॉरेन कैपिटल के यूज़ से अपने ग्लोबल एम्बिशन भी पूरे हो जाते हैं एक इंडियन कंपनी के, और उनकी डोमेस्टिक कंसोलिडेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने एक्वेशन अलाउ कर दिया है, तो एक्वेशन फाइनेंसिंग अलाउ कर दिया है, तो वो फॉरेन मनी को यूज़ कर सकते हैं ये सब काम करने के लिए, अपने ग्लोबल एम्बिशन को पूरा करने के लिए और अपने डोमेस्टिक कंसोलिडेशन करने के लिए। इसके अलावा रीफाइनेंसिंग भी कर सकते हैं। देखो रीफाइनेंसिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर क्या है, किसको किसको राहत दी गई है, इनडायरेक्टली सीएफओ को राहत दी गई है, किसी भी कंपनी के सीएफओ को राहत मिली है यहाँ पर। जो पहले मैच्योरिटी थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। द मिनिमम मैच्योरिटी टू रीफाइनेंस रुपी लोन। अगर पहले आप रीफाइनेंस करना चाहते थे रुपी लोन को, तो वो उसमें आपको 7 से 10 ईयर का लोन उठाना पड़ता था, ठीक है, एज ईसीबी, थ्रू ईसीबी 10 से 7 ईयर का लोन उठाना पड़ता था, ठीक है। अब उसको कट कर दिया है, कितने में, 3 साल के लिए कर दिया है, ठीक है। जिसके लिए ये स्वापिंग जो है, एक्सपेंसिव लोकल डेप्ट की स्वापिंग जो है विद फॉरेन डेप्ट, या पॉसिबल है, एंड दिस इज प्रैक्टिकल। क्योंकि पहले क्या होता था, देखो पहले लोन आपको उठाना है, अपने रीफाइनेंसिंग करने के लिए अगर लोन उठाना है तो 7 से 10 साल का होना चाहिए, ठीक है, थ्रू ईसीबी। इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, कोई भी फॉरेन लेंडर मिलता ही नहीं था आपको ऐसा, जो कि इतने लंबे टाइम के लिए और आपको पैसा दे दे। क्योंकि लंबे टाइम के लिए दे रहा है तो ज़्यादा क्या क्या डिमांड करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट। एक फॉरेन कंपनी या एक फॉरेन लेंडर बोल दें आप, एक फॉरेन लेंडर अगर 7 से 10 साल के लिए लोन दे रहा है, तो वो यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट डिमांड करेगा, और बहुत डिफिकल्ट भी होता है, मिलता भी नहीं है आसानी से, क्योंकि उसको डर रहता है, ठीक है, कि यार कहीं डिफ़ॉल्ट कर दिया तो इतने लंबे टाइम के लिए चला जाएगा हमारा पैसा, है ना। तो यहाँ पर ये दिक्कतें होती हैं। तो पहले क्या होता था, ये जो कॉर्पोरेट्स होते थे ये कर ही नहीं पाते थे हम चीज़ें, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, इसको स्लैश कर दिया, इसको 3 साल कर दिया, ठीक है। अब कोई भी, क्योंकि अब 3 साल कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई फॉरेन लेंडर जो है पैसा देने को तैयार है, अगर वो 3 साल के लिए है तो, ठीक है। तो अब 3 साल के लिए लोन मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अब ये अलाउ कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब सीएफओ क्या देखेगा किसी भी कंपनी का, ठीक है, किसी भी इंडियन कंपनी का सीएफओ क्या देखेगा, यार वो देखेगा पहले तो यार हम जो है ना 9.5% पे रुपी लोन भर रहे थे, जो कि हमारा ओल्ड लोन है, ठीक है। और दूसरी ओर देखिएगा, यार अभी तो आरबीआई ने जस्ट जो है ना थोड़े नॉर्म्स को सही कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है, और मुझे जो है ना फॉरेन लेंडर से, फॉरेन लेंडर से मुझे पैसा मिल रहा है 6.7% पे, ठीक है, और फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो यार ये तो फ़ायदा है, 6.7 ईयर, पहले मैं पे कर रहा हूँ 9.5%, और अब मैं अभी उसी फॉरेन मनी का यूज़ करके, फॉरेन डेप्ट का यूज़ करके, जो कि 6.7% में मिल रहा है, अपना ये 9.5% वाला पैसा ख़त्म कर सकता हूँ, इसको पे कर सकता हूँ। जिससे मुझे कितना फ़ायदा होगा, 15 और 8, 0 और 2, 2.8% का, 2.8% का डायरेक्ट एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रॉफिट की तरह काउंट हो जाएगा मेरा। तो वो ये चीज़ें देख सकता है, अब देख सकता है और अब कर भी सकता है, क्योंकि 3 साल के लिए लोन उसको आराम से मिल जाता है एट अ स्मॉलर रेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक कॉर्पोरेट को क्या फ़ायदा होगा, देखो कॉर्पोरेट की जो बैलेंस शीट है, जो कॉर्पोरेट है, जो सीएफओ है, अब इसको क्या दिखेगा, यार हमारी बैलेंस शीट जो है, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, साफ दिखेगी, इतना बड़ा इतने बड़े परसेंट पे लोन नहीं दिखेगा, ठीक है।
प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस जो था, जो कि पहले 9.5 था, अब वो 6.7 हो गया, वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो भी इंक्रीज हो गई अपने आप, ठीक है। तो रीफाइनेंसिंग से ये फायदा होता है, क्योंकि पहले 7 से 10 ईयर का लेना पड़ता था, जो कि नहीं मिलता था इन लोगों को, लेकिन अब 3 साल कर दिया, जो कि मिल जाता है, ठीक है। तो ये फायदा, बड़ा फायदा हुआ है। इसके अलावा क्या है, रियल एस्टेट के ऊपर बात हुई है। देखो जनरली क्या है, जनरल केस में आरबीआई, भाई आरबीआई डायरेक्ट मना करके चलता है कि तुम जो है फॉरेन डेप्ट को लोगे ही नहीं थ्रू ईसीबी, फॉरेन डेप्ट को लोगे ही नहीं थ्रू ईसीबी, जस्ट फॉर रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। यहाँ पर तो नो गो जोन बना दिया आरबीआई ने, ठीक है। लेकिन फिर आरबीआई ने देखा कि चलो ठीक है, ये लोग अगर स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, हम कुछ जहाँ पर ये लोग स्पेकुलेशन करते हैं ना, जहाँ पर जो इंडियन कंपनी स्पेकुलेशन करती हैं, हम बस वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, बाकी जगह अलाउ कर देते हैं, वहाँ अलाउ कर देते हैं जहाँ पर एफडीआई अलाउडेड है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर एरिया में, कुछ पर्टिकुलर रियल एस्टेट्स में आप एक इंडियन कंपनी, इंडियन कॉर्पोरेट पैसा उठा सकती है, फॉरेन डेप्ट उठा सकती है थ्रू ईसीबी फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है, फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है। तो कौन सी जगह हैं, देखो उन्होंने बोला कि वो सारी जगह जहाँ पर जो कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे हैं, जो भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर आप ये ईसीबी फॉरेन डेप्ट उठा सकते हो ये प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। या आपको लॉजिस्टिक वाला काम करना है, लॉजिस्टिक सेंटर बनाने हैं, ठीक है, या मॉल बनाने हैं, उसके लिए आप फॉरेन डेप्ट उठा सकते हो, ठीक है, ईसीबी के थ्रू उठा सकते हो, क्योंकि ये रियल एस्टेट वाले बिजनेस है, ठीक है। क्यों उठाना है, क्योंकि हाँ इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी में आएगी एक्टिविटी, और आरबीआई को अच्छा लगता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है, ठीक है। क्योंकि तुम पैसा जो है ना अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तुम पैसा जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कोई आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई यहाँ पर बोलता है ठीक है तुम फॉरेन डेप्ट को उठाओ, लेकिन कुछ जगह मना करता है, बोलता है कि नहीं यार इस जगह मत उठाना, ठीक है। जैसे रेसिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है, या लैंड खरीदने के लिए, सिर्फ लैंड खरीदने के लिए इन सब चीज़ों में मना करता है, क्योंकि आरबीआई को लगता है तुम करोगे स्पेकुलेशन, इंडियन कंपनीज करेंगे स्पेकुलेशन, या हम सब लोग करेंगे स्पेकुलेशन। क्यों, क्योंकि लैंड खरीदेंगे और फिर ये होप करेंगे कि इसकी लैंड की प्राइस बढ़ जाए फ्यूचर में 1-2 साल में, और जैसे ही बढ़ेगी बेच के आगे बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिट कमाने के हिसाब से तुम यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा रीज़न जो है ना यहाँ पर सही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लाना नहीं है, तुम अपने प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर, तो इसलिए आरबीआई ने थोड़ा मना कर रखा है कि इधर मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है, और यहाँ पर इसको अलाउ कर रखा है, वो वैसी जगह पर अलाउ कर रखा है जहाँ पर एफडीआई अलाउडेड है। क्योंकि मान लो मैंने रेसिडेंशियल एरिया बना दिया, मान लो एक टेक पार्क बना दिया। अभी टेक पार्क बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि टेक पार्क एक ग्रेड ए बिल्डिंग है, तो यहाँ पर इसको रेंट पे कौन ले सकता है, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले सकती हैं कि भाई हम यहाँ पर अपना ऑफिस बना लेते हैं। और जब गूगल जैसी कंपनियाँ आएंगी तो ये क्या है, ये मोटा डॉलर पे करेंगी, ठीक है, इस बंदे को मोटा डॉलर पे करेंगी, जब इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा डॉलर में, तो ये अपना जो इसने डेप्ट लिया है, फॉरेन डेप्ट लिया है, ठीक है, जस्ट टू मेक दिस पार्क, उसको पे कर पाएगा अच्छे से। तो मतलब एक अच्छा इनकम आ जाएगी डॉलर में, वो भी, और डॉलर में आने पे वो डॉलर का ही पैसा लुटा सकता है, मतलब फॉरेन कैपिटल लुटा सकता है, फॉरेन लोन लुटा सकता है, वापस रीपे कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसी चीज़ों को अलाउ किया जाता है, ग्रेड ए बिल्डिंग बनाने के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन ग्रेड बी और सी तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, वाई डू दिस नाउ, अभी क्यों करने की जरूरत पड़ी। देखो आरबीआई ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी, कुछ लूप होल जो ये यूज़ कर रहे थे बंदे, क्या बोलते हैं, इंडियन कंपनीज यूज़ कर रही थी, उसको थोड़ा ब्लॉक करने की कोशिश करी। तो पहला लूप होल क्या था, प्राइवेट क्रेडिट शिफ्ट करते थे लोग, ठीक है। तो प्राइवेट क्रेडिट शिफ्ट में क्या है, एक नॉर्मली क्या है, नॉर्मली अलाउ नहीं है। जो ओल्ड रूल था वहाँ पर 4.5% की कैप लगी हुई थी, हमने पढ़ा था अभी पीछे, है ना, 4.5% की कैप लगी थी कॉस्ट में, मतलब इंटरेस्ट में, ठीक है, SOFR प्लस 4.5% की लगी हुई थी। तो कोई भी जो फॉरेन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंपनी होती थी, कोई भी फॉरेन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो पैसा नहीं पे कर पाती थी, नहीं दे पाती थी कंपनीज़ को, है ना, क्योंकि ये लिमिट लगी हुई थी ज़्यादा पैसे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो वो क्या करती थी, फॉरेन जो प्राइवेट क्रेडिट कंपनीज होती थी जो फॉरेन में है, वो अपने आप को इंडिया में एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की तरह अपने आप को रजिस्टर करा लेती थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये ईसीबी वाली रिस्ट्रिक्शन है ये बाईपास कर देती थी, और फिर पैसा पैसा इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू, एफपीआई रूट के थ्रू दे देती थी, ठीक है। तो ये जो मनी है, दिस मनी विल लाइकली टू शिफ्ट टू द डायरेक्ट ईसीबी। अब ये डायरेक्ट ईसीबी के थ्रू ही आए, ना कि कोई कॉम्प्लेक्स रूट के थ्रू आए जो कि एफपीआई एनसीडी वाला रूट है उसके थ्रू ना आए ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, वो विजिबल भी नहीं है इतना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो रेगुलेटर आते हैं, सेबी भी आएगा, आरबीआई भी आएगा, तो दोनों खिचड़ियाँ पकाएंगे, तो वो नहीं पके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने इनके लिए भी और इंडियन कंपनीज़ के लिए भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये 4.5 अभी मैंने आपको बताया ना 4.5 वाला कट हटा दिया। तो इससे क्या होगा, अब ये प्राइवेट वाली जो कंपनी, प्राइवेट क्रेडिट कंपनी जो है, ये डायरेक्ट ईसीबी रूट के थ्रू देंगी पैसा हमारी कंपनीज़ को, इंडियन कंपनीज़ को, ठीक है। तो बहुत क्लियर रहेगा ये और ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, गिफ्ट सिटी एडवांटेज। देखो पहले कोई अगर इंडियन कॉर्पोरेट है, पहले वो जब पैसा उठाती थी फॉरेन से तो वो पता है क्या, मान लो लंदन से उठा रही हैं, ठीक है, लंदन वाली से कांटेक्ट करके उठा रही हैं, तो जब ऐसा उठाती थी ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट, हमारी जो खुद की गवर्नमेंट है ना, वो क्या बोलती है, देखो तुम हमें दो एक विद होल्डिंग टैक्स पे करो पहले, ठीक है। अब ये विद होल्डिंग टैक्स असल में किसको पे करना पड़ता था, गवर्नमेंट को जो विद होल्डिंग टैक्स मिलता था वो कौन पे करता था, वो पे करते थे हमारे फॉरेन लेंडर्स। पर क्या असलियत में फॉरेन लेंडर्स पे करेंगे, नहीं, ये बोलेंगे देखो भाई तुम्हारी गवर्नमेंट मांगती है हमसे विद होल्डिंग टैक्स, तो ऐसा करते हैं, तुम्हारी जो हम फीस लगाते हैं ना, पूरा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, उसमें थोड़ी ये वाली फीस को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फिर तुम इनडायरेक्टली पे करना। तो इनडायरेक्टली वो किस पे चला गया, सारा बर्डन इंडियन कंपनीज पे चला गया, ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट्स पे चला गया। तो ये प्रॉब्लम होती थी विद होल्डिंग टैक्स के साथ। तो अगर अगर ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो पैसा बोरिंग कर रही हैं हमारी इंडियन कंपनीज, अगर वो गिफ्ट सिटी के थ्रू करें, तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है नो विद होल्डिंग टैक्स। तो उससे क्या है, उससे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग अपने आप ही कम हो जाएगी टू द ऑनशोर डेप्ट, ठीक है। तो कि इसलिए गिफ्ट सिटी में ज़्यादा एडवांटेज मिलता है लोगों को। तो लोग जो है अब पैसा जो है गिफ्ट सिटी के, हमारा फाइनेंशियल हब को एक और स्ट्रॉन्गर वे में प्रेजेंट करने का तरीका है ये, ठीक है, इसलिए ऐसा क्या। तीसरा क्या, एक्वेशन हंगर, बाय अलाउइंग एक्वेशन फाइनेंस, ठीक है, आरबीआई एम्पावर करना चाहता है हमारी इंडियन कंपनीज को कि वो एग्रेसिवली एसेट बॉट करें, डोमेस्टिकली भी बॉट करें, ग्लोबली भी बॉट करें, ठीक है, यूजिंग द चीपर मनी जो कि फॉरेन कैपिटल है, ठीक है। तो वहाँ पर यही है। देखो इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बताया था बाय एंड बिल्ड का, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताना कि ये बाय एंड बिल्ड है क्या, यहाँ पर बाय एंड बिल्ड वाला कैसे काम करेगा, ठीक है। ये मैंने मेरे ख्याल से 16 फेब वाले में पूरा बताया, एक्वेशन वाले में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ है। अब क्या है, द कॉस्ट इक्वेशन, इज इट एक्चुअली चीपर, क्या ये एक्चुअली में चीप हो रहा है, नॉट नेसेसरली फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आर्टिकल कुछ कैलकुलेशन प्रोवाइड भी दे रहा था कि भाई डोमेस्टिक कॉस्ट क्या है, अगर कोई टॉप रेटेड ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है, अगर वो बोरो करेगी इंडिया से पैसा, ठीक है, तो उसको मिल जाएगा 7 पे या 8.5% पे। लेकिन अगर वो किसी फॉरेन और दूसरी जगह अगर वो फॉरेन कंपनी से पैसा लेने की कोशिश करेगी थ्रू द ईसीबी रूट, तो रफली उसको 9.5% और 10.5% पैसा पे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द एसओएफआर रेट जो कि मान लो 3.5% है, जस्ट मान लो, और एक स्प्रेड जो कि रिस्क प्रीमियम है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, और कुछ हेजिंग का कॉस्ट, ठीक है। तो वो सब मिला के इनको इतना पे करना पड़ता था। तो एक्चुअली में जो टॉप रेटेड कंपनीज हैं, ठीक है, जो हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड कंपनी है, उनको अगर वो बाहर से पैसा उठाती है ना, तो वैसे थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है, इन द एंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम दिखी है कि ऑन पेपर बोरिंग इन इंडिया इज 10 to 30 100 to 300 बेसिस पॉइंट चीपर फॉर टॉप फर्म्स, ठीक है, एक ये चीज़ देखने को मिली, नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन की कॉस्ट ऑफ इक्वेशन सेम होगी, ठीक है। सो वाई क्यों, अब ये प्रॉब्लम है तो क्यों बोरो करना है अब्रॉड से, मैंने आपको ये पहले से ही रीज़न बता रखा है, लेकिन मैं दोबारा से बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की वजह से। क्योंकि भाई इंडियन बैंकिंग के पास इतने पैसा है ही नहीं, अगर अगर सिर्फ एक सिंगल लेंडर को इतना पैसा दे देंगे तो कंसंट्रेशन रिस्क आ जाएगा किस पे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे। और अगर ये डिफ़ॉल्ट करती हैं, कोई एक सिंगल ग्रुप डिफ़ॉल्ट करता है, तो सारा का सारा रिस्क बैंकिंग पे है और हमारा बैंकिंग इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, ठीक है। इसलिए तो सारे का सारा रिस्क इस पर डाल दो, फॉरेन लेंडर्स पर डाल दो, ठीक है। लॉन्ग टेन्योर, फॉरेन मार्केट जो है लंबे लंबे टाइम के लिए रीपेमेंट साइकिल्स देते हैं, यहाँ पर फ़ायदा होता है, ठीक है। और रिस्की क्रेडिटर्स को भी पैसा मिल सकता है, जो हमें ये तो यही पूरा डिस्कशन करने में, तो जैसे कि लोअर रेटेड कंपनी जो हैं वो भी अब पैसा ले सकती हैं, क्योंकि वो 4.5% वाली कैपिंग हटा दिया है ना, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है, ठीक है। वॉट रिमेन फॉरबिडन,
क्या कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो फॉरबिडन की गई है, एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाई गई है, ठीक है। वो नेगेटिव लिस्ट क्या है, हमने लिबरलाइजेशन किया है ईसीबी में, ठीक है, लेकिन कुछ आरबीआई ने बोला है कि यहाँ पर ये नो गो जोन्स हैं, यहाँ पर तो आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो चिट फंड्स और निधि कंपनीज जो हैं उनको स्ट्रिक्टली बैन किया है कि ये ईसीबी के थ्रू पैसा नहीं उठा सकती, ठीक है, फॉरेन कैपिटल नहीं उठा सकती, नहीं उठा सकती। अभी क्यों नहीं उठा सकती, ये देखो चिट फंड कौन से होते हैं, चिट फंड हमने देखा होगा किटी पार्टीज जो होती हैं मम्मियों की, है ना, तो वो चिट फंड ही होता है। सब मान लो एग्जाम्पल ना, सारी मम्मियाँ 20 मम्मियाँ हैं, ठीक है, उन्होंने जो है ना 10-10 रुपये दिए, तो 200 रुपये का चिट फंड बन गया। हर महीने जो है ना किटी पार्टी होती है, और फिर हर महीने वो जो 200 रुपये का 200 रुपये होते हैं वो किसी एक बंदे को, जो पॉट होता है 200 रुपये का, वो किसी एक मम्मी को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक चिट फंड तरीका है, ठीक है। चिट निकलेगी और आपका आपका मजा आ गया, आपको एक साथ वो 200 रुपये मिल गया, ठीक है। और ये पर मंथ होता है, ऐसा इसको बोलते हैं चिट फंड। एक निधि कंपनी होती है जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो अपने आप में बोरो करते हैं, अपने आप में लेंड करते हैं, ठीक है। तो लेंडिंग और बोरोइंग दोनों एक साथ अपने आप में ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये चिट फंड है और जो निधि कंपनीज है, इनका जो मेन मोटिव था ये सेविंग करने का मोटिव है, ठीक है। यहाँ पर लोग सेव करना चाहते हैं अपने पैसा, ठीक है। तो अगर ये लोग ईसीबी में जाएंगे, तो भाई यहाँ पर तो बहुत रिस्की चीज़ है। यहाँ पर रिस्की चीज़ इनके लिए इसलिए है क्योंकि एक तो ये पैसा उठाएंगे किस में, डॉलर्स में उठाएंगे, और गलती से हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई, हमारा रुपी डेप्रिशिएट होने लग गया, तो भाई भारी पड़ जाएगा इनको डॉलर में पैसा पे करना, ठीक है। क्योंकि इन लोगों की इनकम तो रुपये में होती है, रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे रिस्क को देखते हुए आरबीआई ने बोला कि नहीं, इनको तो भाई साइड करो, ठीक है। तो ये एक रीज़न था। और इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई इन पे डायरेक्ट तो रखता नहीं है नज़र, ठीक है, बैंक रखते हैं नज़र, और बैंक भी छोड़ते हैं, अरे छोड़ो इनको क्यों इन पे नज़र क्यों रखना, एनबीएफसी पे नज़र रखेंगे, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पे या वहाँ पर जो बोरोवर्स हैं उन पे नज़र रखते हैं, इन पे क्यों नज़र रखें। तो ऐसा करके बैंक भी तो छोड़ देता है इन लोगों को, ठीक है। देखो स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली है कि अगर फार्म हाउस बाय करते हैं या लैंड बाय करते हैं, तो ये लोग क्या है, ये स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं, लैंड को खरीदते हैं, उसको उसका प्रॉफिट होने का मतलब उसका वैल्यू बढ़ने का वेट करते हैं और फिर बेचने की कोशिश करते हैं। हमने बात कर रखी है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन रियल एस्टेट जो कि स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट है वहाँ पर मना किया गया है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्या है, एग्रीकल्चर, लार्जली रिस्ट्रिक्टेड। एग्रीकल्चर को तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसके पीछे रीज़न यही है। देखो एग्रीकल्चर में क्या चीज़ होती है, एक फार्मर तो कभी भी ईसीबी नहीं ले सकता, ठीक है, ईसीबी के थ्रू पैसा नहीं ले सकता। रीज़न भी बहुत क्लियर है, क्योंकि फार्मर किस पे डिपेंड करता है, फार्मर की इनकम डिपेंड करती है क्रॉप पे। अगर क्रॉप फेलियर होता है ड्यू टू द मानसून, क्योंकि मानसून में भी डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर गलती से क्रॉप फेलियर होता है तो भैया इनकी तो इनकम वैसे ही नहीं आनी, ठीक है। इनकी इनकम नहीं आएगी तो क्या होगा, ये डेप ट्रैप में आ जाएंगे, डेप ट्रैप में आ जाएंगे, तो जितना भी कमाते हैं वो भी नहीं कमा पाएंगे और उल्टा पैसा देना पड़ेगा, और वो भी डॉलर में देना पड़ेगा। इनकी खुद की इनकम तो रुपये में होती है, तो इनके लिए तो सीधे ही मना कर रखा है भाई, जो छोटे छोटे बंदे हैं वो तो कभी नहीं ले सकते। दूसरी ओर उन्होंने एक जगह एक्सेप्शन भी दिया है, कौन सी जगह, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन दिया एक्सेप्शन दिया है, जहाँ पर अगर आप एक्वाकल्चर कर रहे हो, ठीक है, सीड डेवलपमेंट कर रहे हो, या फॉरिकल्चर जैसी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहाँ पर आपकी इनकम डॉलर से रिलेटेड है, ठीक है, डॉलर आता है, आपको डॉलर में पैसा मिलता है, तो आप ईसीबी को पे कर सकते हो, क्योंकि आपको डॉलर में मिल रहा है, आप डॉलर में पे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमी क्रैश होने का, रुपी क्रैश होने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो यही फ़ायदा होता है, तो ऐसे लोगों को अलाउ कर रखा है। ऐसी कमोडिटी को अलाउ कर रखा है जो कि एक्सपोर्ट हैवीली एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है। जैसे टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, असम हो गया, सॉरी रबर हो गया, असम में तो टी और कॉफ़ी वाला ट्रेंड चलता है, ठीक है। कार्डेमम हो गया, अब पाम ऑयल हो गया और ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यील्ड देती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती हैं, ठीक है, इन द डॉलर फॉर्म। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अलाउ कर रखा है, लेकिन एक फार्मर के लिए तो स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि एसीबी का तो तुम तो बिल्कुल नहीं उठाओगे, वैसे भी नहीं उठा सकते, और मैं तो बस एक बता दिया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में बता दी है कि आपको रिवीजन करना हो तो आप सिर्फ यहाँ पर आके रिवीजन करो, वो पूरी स्टोरी तो बस समझने के लिए थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या बोल रही है, RBI 25,000 करोड़ रुपीज़ स्विच ऑक्शन, ठीक है, जहाँ पर वो क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक डेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह क्रिएट कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 है, 27 ले लेते हैं, ठीक है। 27। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आरबीआई का एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, आरबीआई की यहाँ पर कुछ एक आरबीआई एक डिफेंसिव मैन्यूवर कर रहा है, ठीक है।
तो आरबीआई क्या है, आरबीआई यहाँ पर गवर्नमेंट का डेप्ट बर्डन कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो आरबीआई 25,000 करोड़ रुपीज़ का स्विच ऑप्शन कर रहा है ना, इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट का डेप्ट बर्डन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन 23 February 2026 से आरबीआई कंडक्ट करने वाला है एक स्विच ऑप्शन। स्विच ऑप्शन क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। जो वैल्यूड होगा कितने पे, 25,000 करोड़ रुपीज़ पे। गोल क्या होगा कि गोल यहाँ पर देखो, बस ये गोल समझने की ज़रूरत है कि गोल क्या है। गोल इज़ टू स्वैप द गवर्नमेंट बॉन्ड को स्वैप करना, ठीक है, जो कि एक्सपायर होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में। तो ये 27 ही है, ठीक है, 27 में विद द न्यू बॉन्ड जो कि एक्सपायर नहीं होंगे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल 33 में होंगे या फाइनेंशियल ईयर 63 में होंगे। तो अपने ओल्ड इन्वेस्टर्स के पास क्या है, इन्वेस्टर्स के पास हैं बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो वो होता क्या है, जब भी बॉन्ड पे एक मैच्योरिटी डेट लिखी होती है कि जब भी ये मैच्योरिटी डेट आ जाती है ना, तो गवर्नमेंट को इन इन्वेस्टर्स को जो है ना सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ता है। इन इन्वेस्टर को प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। अब ये अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट पे, ठीक है। ऐसा आरबीआई को लग रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने क्या है 2016 में और 2021 में 10 ईयर बॉन्ड और 5 ईयर बॉन्ड बहुत ज़्यादा इशू किए थे, और उससे बहुत ज़्यादा हैवी बोरिंग करी थी, ठीक है। अभी बोरिंग तो तुमने करी तो पैसा तो वापस देना पड़ेगा ना, ठीक है। तुमने इशू किए इतने सारे बॉन्ड, गवर्नमेंट ने इतने सारे बॉन्ड इशू किए 10 ईयर के, 5 ईयर के, तो भाई टाइम खत्म होने के बाद तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा। अभी आरबीआई को यही पता है यार, इन्होंने बहुत सारे ये सब किए हैं और अभी इनको गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा पे करना पड़ सकता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा इन द कैश, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई को क्या दिख रहा है, रिडम्पशन प्रेशर दिख रहा है, रिडम्पशन प्रेशर दिख रहा है ऑन गवर्नमेंट। तो आरबीआई इस चीज़ से बचाना चाहता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, अगर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट या आरबीआई कुछ ना करे, खाली बैठ जाए, ठीक है, इस प्रेशर को आने दे, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जब ये डेट आ जाएगी, जो रिडम्पशन डेट है, गवर्नमेंट को बहुत बहुत मोटा पैसा देना पड़ेगा वापस, है ना, इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द इन्वेस्टर्स। इससे रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि गवर्नमेंट को या तो अपना टैक्स रेवेन्यू खत्म करना पड़ेगा। पैसा कहाँ से भरेगी, पैसा भरेगी टैक्स रेवेन्यू से ही, ठीक है। और अगर टैक्स रेवेन्यू से उन्होंने पैसा भर दिया, तो रोड बनाने के लिए ना पैसा बचेगा, ना सैलरी देने के लिए पैसा बचेगा, ठीक है। या दूसरा तरीका, टैक्स रेवेन्यू से ना दे, बोरिंग करे और बोरिंग करे, ठीक है। तो ये तो और पागल बनती है, तुम नया मनी उठा रहे हो और मनी उठा रहे हो जस्ट टू पे द ओल्ड मनी, ठीक है। तो तुम और अपने आप को लेवरेज में लेके जा रहे हो, तो तुम गलतियाँ कर रहे हो बहुत सारी। तो ये बहुत 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 बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे, ठीक है। इसको ही रिलीज़ करना चाहता है आरबीआई। तो आरबीआई इसको रिलीज़ करने के लिए जो पुराने बॉन्ड्स हैं जो मैच्योर होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में, उसको रिप्लेस करना चाहता है विद वाले बॉन्ड जो कि मैच्योर हो रहे हैं मान लो फाइनेंशियल ईयर 62 में, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट के पास एक ऑब्लिगेशन है, कि भाई उन्हें फाइनेंशियल ईयर 27 में पे करना है। अब वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया, कहाँ शिफ्ट हो गया, फाइनेंशियल ईयर 62 में हो गया, दूर पहुंच गया, ठीक है। तो यही कि गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी खत्म कर दे आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, यही चाहता है आरबीआई। तो आरबीआई इसलिए 23 Feb को स्विच मतलब समझ गए होगे, स्विच करना चाहता है 27 फाइनेंशियल 27 वाले जो बॉन्ड है जो मैच्योर हो रहे हैं इस पे, अब वो मैच्योर होंगे फाइनेंशियल ईयर 62 में, उस बॉन्ड के मतलब ओल्ड बॉन्ड को न्यू बॉन्ड के साथ रिप्लेस करना चाहता है, स्विच करना चाहता है, ठीक है। तो वो इसलिए ऑप्शन कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई क्यों ही स्विच करना, है ना, तो हम पैसे रिडीम करा लें, ठीक है। उसके पीछे रीज़न होता है, पहले मैं मैकेनिज्म देख लेते हैं, द मैकेनिक्स ऑफ द ऑक्शन। भाई आरबीआई ये सब चीज़ें कर रहा है, हमने देख लिया कि क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, बस पढ़ना ही पढ़ना है इसमें। एक जो स्विच ऑक्शन है इज एसेंशियली आ डेप्थ स्वैपिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें क्या है, कोई कैश एक्चुअली में हैंड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बस क्या चेंज करेंगे, क्या बोलते हैं, हमारे बॉन्ड्स एक्सचेंज करेंगे, बॉन्ड एक्सचेंज होंगे, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग एक्सचेंज है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का कोई चेंज नहीं होगा अकाउंट में, मतलब अपनी गवर्नमेंट अपने लेजर में लिख देगी कि देखो भाई हमने 27 वाले जो कि इतने अमाउंट के थे उससे रिप्लेस कर दिया विद फाइनेंशियल ईयर 62 वाले के साथ, ठीक है। बस अपने अकाउंटिंग बुक में लिख देगी ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी आगे देखेंगे और क्या है, द सोर्स क्या है, व्हाट इज बीइंग एक्सटिंग्विश, कौन सी आग को बुझा रही है वो। आरबीआई जो है इज बाइंग 6 स्पेसिफिक सिक्योरिटीज जो कि मैच्योर होने वाली हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में। तो 27 वाली जो आने वाली आग है उसको बुझाने की कोशिश कर रही है।
अगर ये वही सेम चीज़ है, अगर ये बॉन्ड जो है एक्टिव रहते हैं तो गवर्नमेंट को ये पे करना पड़ेगा फुल प्रिंसिपल अमाउंट टू द इन्वेस्टर अगले ही साल। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा कैश आउटफ्लो हो जाएगा, मैंने वही बताया। फिर वो कैश आउटफ्लो को ख़त्म करने के लिए रिडेम्पशन प्रेशर्स को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ सकता है, या उसको अपना टैक्स रेवेन्यू एग्जॉस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। द डेस्टिनेशन व्हाट इज बीइंग यूज्ड, आरबीआई क्या यूज़ कर रहा है इसके लिए। देखो यहाँ पर आरबीआई का मकसद जो है ना, सेविंग करना नहीं है, ठीक है। सेविंग करना नहीं है मनी को, या गवर्नमेंट को बचाना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। एक कैश फ्लो मैनेजमेंट करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है वो एक पर्टिकुलर चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो प्रॉब्लम आ सकती हैं गवर्नमेंट के साथ। कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे होता है एक बार ये देख लेते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट ये है, देखो अगर ये डेप्ट जो है अगर रहा, मान लो फाइनेंशियल ईयर 27 वाला डेप्ट रहा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को पे करना है, तो इससे प्रॉब्लम आएगी, क्राउडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं हम, क्राउडिंग आउट होने लग जाएगा। मतलब जब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पूरे मार्केट का पैसा खुद एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, ठीक है। मार्केट का पैसा खुद एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, बहुत सारा पैसा उधार लेती है बाय इशूइंग द बॉन्ड्स। इससे दिक्कत क्या आती है, मार्केट का पैसा खत्म हो जाता है, मार्केट का पैसा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब कोई नॉर्मल इंडस्ट्री आए या कोई नॉर्मल इंडियन कंपनी आए, उसको पैसा चाहिए जस्ट फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन, तो वो पैसा ले ही नहीं पाएगी। अगर लेने की कोशिश करेगी तो हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अगर वो हाई इंटरेस्ट रेट पे करेगी तो भाई इस इधर बहुत ज़्यादा गलत बात है किसी भी इंडियन कॉर्पोरेट को, अगर अपने आप को एक्सपेंड करना है तो उसमें भी गवर्नमेंट साथ नहीं दे पा रही है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट पे करा के ही वो अपना एक्सपेंशन कर पाएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ाएगा इसके लिए, इंडियन कंपनी के लिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ही मार्केट का सारा पैसा अब्जॉर्ब कर लिया है जस्ट टू पे आउट द ओल्ड डेप्ट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि रोल ओवर रिस्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, रोल ओवर रिस्क क्रिएट हो जाएगा। गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा चाहिए जस्ट टू पे द ओल्ड लोन्स, ठीक है, ओल्ड डेप्ट, ओल्ड बॉन्ड का पैसा पे करने के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट में जो लोग होंगे ना, बिकॉज ऑफ एनी ग्लोबल क्राइसिस पैसा ही नहीं देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे। तो जो जो कभी होता नहीं है सोवरेन डिफॉल्ट, वो हो जाएगा गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाएगी, ठीक है। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी इंडिया में ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो वही यही चीज़ है, इस चीज़ से बचाने के लिए, एक कैश फ्लो मैनेजमेंट करने के लिए आरबीआई ये सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो वो पुश कर रहा है जो 7 साल वाले लोन थे उनको 37 ईयर वाले लोन्स के अंदर या डेप्ट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन, देखो इसमें ट्रांजेक्शन कैसे होने वाली एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई यहाँ पर कैसे सॉल्व करेगा, देखो ये सीधा नहीं होता है। यहाँ पर इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर जिसके पास बहुत वो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, वो जो है ना कोट करेगा, मतलब बिड करेगा एक प्राइस। वो बोलेगा देखो भाई, आरबीआई को बोलेगा, कहाँ पर करेगा, ई कुबेर में जाके, ई कुबेर सिस्टम में जाके वो बोलेगा देखो भाई आरबीआई, हमारे पास जो है ना ये ओल्ड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और ये हम आपको बेच देंगे ये एट प्राइस एक्स, आपको दे देंगे, ठीक है। और इसके बदले हम आपसे न्यू बॉन्ड्स, ये तो ओल्ड बॉन्ड की बात हो गई, न्यू बॉन्ड्स ले लेंगे एट प्राइस वाई। तो एक स्विच रेशियो होता है, वो इन दोनों का ही रेशियो होता है, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है, ये बताता है, ये स्विच रेशियो ये बताता है कि तुम्हें कितना मिलेगा, तुम्हारे एक ओल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट कितना कितना न्यू बॉन्ड मिलेगा, वो ये बस ये बता रहा होता है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आप किस पे कोट कर रहे हो, क्योंकि ये जो कोटिंग है ये इन्वेस्टर कर रहा है। अब आरबीआई दूसरी ओर ये कोट को मानना चाहता है नहीं मानना चाहता है, वो आरबीआई के ऊपर है। आरबीआई इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, पर इन्वेस्टर को बिड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आरबीआई खुद ढूंढे हर एक इन्वेस्टर को, ठीक है, नहीं। इन्वेस्टर ओल्ड बॉन्ड को बिड करेगा, बोलेगा कि मैं आपको इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ और न्यू बॉन्ड इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। फिर आरबीआई के ऊपर है कि भाई वो ऐसा चीज़ करना चाहता है, इसी प्राइस पे करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वो ये चीज़ है। लेकिन आरबीआई क्या है, आरबीआई भी एक कट ऑफ प्राइस रखेगा, ठीक है। ना तो तुम इस ओल्ड बॉन्ड को हाई प्राइसेस पे बेच पाओगे और ना ही तुम इस न्यू बॉन्ड को लो प्राइसेस पे खरीद पाओगे। ये सब कुछ जो होगा एक फेयर प्राइसेस पे होगा, जो कि करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तुम ऐसा नहीं है कि आरबीआई के फायदे उठा लो, इनडायरेक्टली ये है, ठीक है। तो ये होता है पूरा बिड का प्रोसेस, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक
वाई, ठीक है। तो वही रिडम्पशन प्रेशर के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ये तो बात करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं तो बात करने की जरूरत नहीं है। अभी इम्प्लीकेशन क्या है देखो, गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट का जो ऑब्लिगेशन था वो खत्म हो जाएगा, ऑब्लिगेशन डिलीट हो जाएगा, अब वो ऑब्लिगेशन 37 ईयर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ये फायदा है, क्योंकि उनको अब इंटरेस्ट पे करना है बहुत सालों बाद और बहुत सालों बाद, ठीक है। तो इससे क्या है, इमीडिएट पे करने का रिस्क खत्म हो जाएगा। तो अब आरबीआई और गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो पैसा इकट्ठा करने का जो उन्हें पे करना है इन फाइनेंशियल ईयर 62 फॉर एग्जाम्पल। इन्वेस्टर को और क्या फ़ायदा होगा, देखो इंश्योरर्स और पेंशन फंड्स क्या होते हैं, ये इन बॉन्ड्स में फ़ायदा ये इन बॉन्ड को लेते हैं, ये अपने ओल्ड बॉन्ड देते हैं और न्यू बॉन्ड लेते हैं। देखो इनके पीछे रीज़न होता है, जो बैंक होता है या इंश्योरर्स होते हैं, या मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ जैसे LIC हो गया, EPF हो गया, ये क्या है, ये आपसे आज पैसा लेते हैं एज अ प्रीमियम, लेकिन आपको कुछ पे नहीं करते। ये आपको पे कर, ये लाइबिलिटी कब रखते हैं, लाइबिलिटी रखते हैं फ्यूचर की, जब आप रिटायर हो गए या कोई बंदा मान लो मर गया है ना, उसको पैसा, उसकी फैमिली को तब पैसा मिलता है, तब ये लाइबिलिटी जो है एग्जीक्यूट होती है, तब होती है। तो मतलब इनको क्या है, इनको कोई अल्ट्रा लॉन्ग एसेट चाहिए होगा जो कि मैच कर पाए इनकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को। तो अगर ये अभी पैसा ले लें वापस, तो इनको दोबारा से पैसा डालना ही पड़ेगा ना बॉन्ड्स के अंदर, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करना है, ठीक है। अभी पैसा तो वैसे ही, तो इसलिए क्या करती हैं, इससे बढ़िया तो ऐसा करते हैं, स्वैप कर लेते हैं, तो इसलिए स्वैप कर लेते हैं। सेम चीज़ ये होती है, बैंक पहले माइट प्रेफर द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स फॉर लिक्विडिटी, लेकिन तब भी भाई आरबीआई के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, भाईचारा बनाने के लिए ये जो है बैंक भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदते हैं, भाईचारा बना रहे, हम खुश आप भी खुश। तो ऐसे इनके पीछे रीज़न अलग है, इनके पीछे रीज़न अलग है, ठीक है। इससे यील्ड कर्व में इम्पैक्ट क्या आता है, जो शॉर्ट एंड्स होते हैं वही वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, क्योंकि आरबीआई खरीद लेगा उन सबको, ठीक है। ये डिक्रीज होने लग जाएंगे तो इससे क्या है, यील्ड ड्रॉप हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि इनकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट प्राइस बढ़ गया तो यील्ड अपने आप ही घट जाएगी, ठीक है। लॉन्ग एंड में क्या होगा, भाई जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है इनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर इनकी सप्लाई बढ़ गई तो इनकी डिमांड घट जाएगी, डिमांड जैसी घटी मार्केट प्राइस घट जाएगा, मार्केट प्राइस जैसी घटा यील्ड अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये इंपैक्ट होगा इस पर्टिकुलर ऑप्शन से, ठीक है। अब अगली न्यूज़, तो ठीक है थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है, आरबीआई ड्राफ्ट नॉर्म्स February 17, 2026 लिबरलाइजिंग गोल्ड एंड फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट। तो गोल्ड के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, फॉरेक्स के साथ भी कुछ रिस्क एसोसिएटेड है, उसको मैनेज कैसे करना है उसमें थोड़ी लिबरलाइजेशन किया गया है, कुछ नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स किया गया है, ठीक है। कि इंडियन बैंक अपने रिस्क को जो गोल्ड के साथ एसोसिएटेड है, गोल्ड के प्राइस के साथ एसोसिएटेड है या फॉरेन एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। उसके लिए कुछ एक ड्राफ्ट निकाला है, तो हम उसमें कुछ रूल्स चेंज किए हैं, तो वो रूल्स के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है, हेजिंग द गोल्ड प्राइस रिस्क अब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही इनमें से यही है इस पूरी हेडलाइन में, कि जो बैंक है, इंडियन बैंक है, उनको एक परमिशन मिल गई है टू हेज देयर गोल्ड इन्वेंट्री एंड प्राइस रिस्क इन इंटरनेशनल मार्केट। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में हेज कर सकते हैं अपने गोल्ड इन्वेंट्री को और प्राइस रिस्क को, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है बैंक के साथ, क्योंकि बैंक जो है ना फिजिकल गोल्ड को होल्ड करके रखता है, इंडियन बैंक की, सब कुछ इंडियन बैंक के रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पर, इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक जो है ना गोल्ड को होल्ड करके रखता है, फिजिकल गोल्ड को होल्ड करके रखता है, ठीक है, GMS के अंडर, ठीक है, मतलब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर, या तो वो कुछ फॉरवर्ड्स बॉट कर लेता है, ठीक है, फॉरवर्ड्स, या तो कुछ वो फॉरवर्ड्स बॉट कर लेता है या फॉरवर्ड सेल करता है, ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, अगर आप 17th फैब का जो एनालिसिस है ना, न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप अगर आप वो देखोगे ना तो आपको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देखने के बाद ही वाली न्यूज़ पढ़ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है टू ज्वेलर्स। तो इन चीज़ों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्क बेयर करके रखता है, ठीक है, एक लॉन्ग पोजिशन बेयर करके रखता है अपने पास, ठीक है, बहुत रिस्क होता है उसके पास। लॉन्ग पोजिशन क्या होती है, लॉन्ग पोजिशन ये होती है कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो बैंक को होगा फायदा, बैंक को होगा प्रॉफिट, क्योंकि बैंक है इन द लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास गोल्ड है अभी, ठीक है। और अगर गोल्ड का प्राइस घटता है तो बैंक को होएगा लॉस, ठीक है, उसका लॉस बढ़ेगा, ठीक है, उसका लॉस बढ़ेगा। तो यही चीज़ है, इसको ही बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन होना एक इंडियन बैंक की इन द फिजिकल गोल्ड, ठीक है।
मतलब क्योंकि बैंक होल्ड करके रखता है फिजिकल गोल्ड, या गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है, गोल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। तो अगर ग्लोबल प्राइस जो है, ग्लोबल प्राइस ऑफ बैंक अगर वो क्रैश, सॉरी ग्लोबल प्राइस ऑफ गोल्ड, अगर ग्लोबल प्राइस ऑफ गोल्ड वो क्रैश होता है तो बैंक सफ़र करता है ह्यूज लॉसेस। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम थी, इसको इसी रिस्क को हेज करना है। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या सोल्यूशन बताया, द प्रपोज सोल्यूशन, आरबीआई इज प्रपोजिंग टू लेट दीज स्पेसिफिक बैंक एक्सेस द ओवरसीज मार्केट, वो ओवरसीज मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो एक्सेस कैसे कर सकते हैं, टू बाय द हेजिंग प्रोडक्ट्स, वो लंदन के ग्लोबल एक्सचेंज को या न्यूयॉर्क के एक्सचेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं जस्ट टू बाय द हेजिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हेजिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई, ये वो डेरिवेटिव्स होते हैं या वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड डेरिवेटिव होते हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं, या कभी कभी ऑप्शंस भी होते हैं, ऑप्शन डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अपने एक रिस्क को, किसी पर्टिकुलर रिस्क को हेज करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वही है। अभी ये जो हेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये लोग यूज़ कर सकते हैं, ये बैंक यूज़ कर सकता है ओवरसीज़ मार्केट में। ठीक है, और उसके थ्रू अपने गोल्ड को हेज कर सकता है, अपने गोल्ड के प्राइस के, जो गोल्ड का प्राइस ड्रॉप है उसको हेज कर सकता है, गोल्ड का प्राइस ड्रॉप हेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, अगर कोई बैंक जो है अब बहुत सारा गोल्ड रखता है इंडिया में, ठीक है, अपने पास, तो वो क्या करे, वो शॉर्ट पोजीशन ले ले, इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, वो बैटिंग करे, वो वहाँ पर ग्लोबल मार्केट में बैटिंग करे दैट द प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, अगर प्राइस गिरेगा तो इनको प्रॉफिट होगा, शॉर्ट पोजीशन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं आपको, चलो ऐसा करता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। वैसे मैं बता चुका हूँ 17 वाले में ही। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दो पार्टी के बीच में होते हैं। ठीक है, दो पार्टी के बीच में होते हैं, ये साइन तो आज होते हैं, टुडे होते हैं, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन ये एग्जीक्यूट कब होते हैं, एक फ्यूचर में होते हैं, किसी टाइमलाइन के बाद होते हैं। ठीक है, तो जब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ये कहाँ पर साइन होते हैं, ओटीसी पे साइन होते हैं, फॉरवर्ड्स ओटी पे साइन होते हैं, एंड दीज आर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मतलब आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन जब वो पूरी हो जाएगी, वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको ये एग्जीक्यूट करना ही करना है, दिस इज द ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, जो कि साइन आज होता है लेकिन एग्जीक्यूट किसी फ्यूचर डेट में होता है, ओटीसी ओवर द काउंटर साइन होता है, और ये ऑब्लाइज होता है, मतलब इसमें ऑब्लिगेशन होती है, आपको ये एग्जीक्यूट करना है आफ्टर द फ्यूचर डेट। ठीक है, मतलब एक टाइमलाइन के बाद, मान लो इसको 6 मंथ लेते हैं, 6 मंथ के बाद आपको करना ही करना है। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब लिखा होता है। अब ये हैच कैसे कर रहा है, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। बी पार्टी को 6 महीने बाद चॉकलेट खरीदनी है। ठीक है, और ए पार्टी को 6 महीने बाद चॉकलेट बेचनी है, और इसके पास है मान लो 100 चॉकलेट। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ एग्जीक्यूट कब होने वाला है, 6 मंथ आफ्टर। ठीक है, तो ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि बी को पता है, बी को डर क्या लग रहा है, बी को फ्यूचर में डर लग रहा है। अब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ थोड़ा। बी को फ्यूचर में डर लग रहा है कि यार ये चॉकलेट का प्राइस जो है वो बढ़ेगा, बी को ये डर लग रहा है फ्यूचर में। ए को क्या डर लग रहा है, ये चॉकलेट का प्राइस जो है ये घटेगा। दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट है, और दोनों को कुछ जो काम है वो फ्यूचर में करना है। ठीक है, तो ये दोनों जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको बोलते हैं एफडी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फॉरवर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसा बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखता है, यहाँ पर एक रेट डिफाइन होता है कि भाई मैं आपको चॉकलेट, ये जो बी है ये चॉकलेट खरीद लेगा ए से, ये चॉकलेट खरीद लेगा ए से एट 12 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज़ में खरीदेगा। ठीक है, कब खरीदेगा, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, क्योंकि दोनों का फ्यूचर में डर अलग है और अपोजिट है। इसको प्राइस के कम होने का डर है, इसको प्राइस के बढ़ने का डर है। तो ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और अपने रिस्क को अपने खुद के रिस्क को हेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, फ्यूचर आ गया 6 महीने बीत गए। सिनेरियो ए हो सकता है, मान लो चॉकलेट का प्राइस हो गया
₹16। ठीक है, तो हर एक अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये ऑब्लाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, असली में प्राइस तो है ₹16। ठीक है, तो यहाँ पर विनर कौन है, यहाँ पर विनर कौन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में विनर कौन रहा, इस कॉन्ट्रैक्ट में विनर रहा बी। क्योंकि अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया होता तो इसको चॉकलेट खरीदनी पड़ती है ₹16 दे के, लेकिन अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में आया है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं ₹12, तो इसको चॉकलेट खरीदनी है ₹12 में अब। तो ये किसका, इसका ₹4 का फायदा हो गया, ₹4 का फायदा हो गया। इसमें लूजर कौन रहा, लूजर रहा ए, क्योंकि अगर ये चॉकलेट बेचता ₹16 में तो इसको ज़्यादा फायदा होता, लेकिन अब ये इसको बेचनी पड़ रही है ₹12 में, तो इसको लॉस हो रहा है, तो इसलिए लूजर हो गया ए। ठीक है, तो असलियत में देखो कॉन्ट्रैक्ट्स, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, ये असलियत में जो ना कमोडिटी एक्सचेंज नहीं करते, ₹100 100 चॉकलेट नहीं खरीदेगा। ठीक है, ये क्या बोलेगा, तू भाई ऐसा कर, तू भाई ऐसा कर, जो करंट प्राइस है और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको कर डिफरेंस, ठीक है, ₹4 और कर दे कमोडिटी से मल्टीप्लाई, कमोडिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना भी पैसा आएगा, ठीक है, 100 थी ₹400 हो गए, जितना भी पैसा आएगा वो तू मेरे को, वो एक लूजर एक विनर को पे कर देता है सीधे, डिफरेंस डिफरेंस पे कर देता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ऐसे अपना बी ने अपना हेज कर लिया रिस्क। ठीक है, बी को लग रहा था प्राइस बढ़ने का, प्राइस जो कि बढ़ गया, प्राइस बढ़ने का डर था बी को, जो कि प्राइस बढ़ गया, तो उससे क्या है, बी ने अपना रिस्क हेज कर लिया, उसने अब ₹16 में नहीं ₹12 में खरीदी। एक और भी सिनेरियो हो सकता था, सिनेरियो बी। ठीक है, सिनेरियो बी हो सकता था, ये इसको सिनेरियो 1 कर लेता हूँ, इसको सिनेरियो 2 कर लेता हूँ। अब प्राइस जो है, करंट प्राइस जो है मान लो हो गया ₹8, फॉर एग्जाम्पल ₹8 हो गया, तो अब यहाँ पर विनर कौन है, सिंपल उल्टा हो जाएगा उसका, विनर यहाँ पर हो गया ए, ठीक है, और यहाँ पर लूजर हो गया बी, सेम चीज उल्टे सोच के, अब उल्टा सोचना है बस। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है ₹12, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर एक विनर लूजर को पैसा देगा, वो भी क्या, करंट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस, जो कि है ₹4 दोबारा से, और उससे क्या, इसकी कॉमोडिटी से मल्टीप्लाई करनी है, टोटल कॉमोडिटी, दोबारा ₹400 आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक विनर ए जो है बी को पैसा देगा, कितने, सॉरी लूजर पैसा देगा, लूजर पैसा देगा विनर को ए को ₹400। यहाँ पर सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 में ए जीता, सिनेरियो बी में, सॉरी सिनेरियो 1 में बी जीता। ठीक है, तो ये ऐसे करके एक, ये दोनों जो है अपने अपने रिस्क को हैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन फ्यूचर में भाई, फ्यूचर में इन्होंने कोशिश तो करी, फ्यूचर में कुछ हुआ, फ्यूचर में 2 सिनेरियो हुए, तो किसी का लॉस होगा, किसी का फायदा होगा इसमें। ठीक है, तो यही होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे करके ये शॉर्ट पोजीशन करके कि भाई ये इस चीज़ पे बैट करते हैं, ये गोल्ड में यहाँ पर क्या है, बैंक जो है जब वो गोल्ड होल्ड करके रखते हैं तो फ्यूचर मतलब वो क्या बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ये कहाँ पर करते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं सारा, ये जो पूरा झमेला है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का झमेला जो है, ये इंटरनेशनल मार्केट में जाके करते हैं, वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन खरीद लेते हैं, जहाँ पर ये बैटिंग कर रहे होते हैं। अगर प्राइस गिरेगा तो जो प्रॉफिट है वो इंटरनेशनल मार्केट इनको दे देगा। ठीक है, जिसके साथ जिस भी सेकंड पार्टी के साथ ये करेंगे वो। ठीक है, समझ आ गया होगा। और मान लो इफ द गोल्ड प्राइस एक्चुअली ड्रॉप अगर हुआ, तो जो लॉस है ऑन द फिजिकल गोल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में जो लॉस हुआ, क्योंकि असलियत में तो भाई इनकी वॉल्ट में वो पैसा रखा हुआ है, वहाँ पर लॉस हुआ होगा, इसको ऑफसेट कौन करेगा, इसको ऑफसेट करेगा बाय द प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट मेड करेंगे ऑन द इंटरनेशनल बैट। ठीक है, और इंटरनेशनल बैट वो इसके थ्रू लगेगी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब। तो इससे क्या है, इससे क्या हुआ, रिस्क हैज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके वो गोल्ड के प्राइस के ड्रॉप को हेज कर रहा है। ठीक है, रिस्क को हेज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बार द एंटी स्पेकुलेशन गार्डरेल के ऊपर बात कर लेते हैं। द आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन ऐड करी हैं। ठीक है, आरबीआई ने बैंक का दरवाज़ा तो खोला है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके हेजिंग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, हेजिंग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं कि बैंक इंटरनेशनल मार्केट में जाके लालची ना बन जाए। ठीक है, और कुछ अलग काम ना करने लग जाए, जिस चीज़ के लिए इनको अलाउ किया है सिर्फ वही काम करें। तो वो स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है, नो नेट रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे ही ऑप्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बाइंग वर्सेस सेलिंग इंश्योरेंस। देखो पहला होता है बाइंग एन ऑप्शन। आप एक ऑप्शन को बाय कर रहे हो जहां पर आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, मान लो आप मतलब यू आर पेइंग ₹10,000
टू एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी को आप 10,000 रुपीज़ पे कर रहे हो, और वहाँ पर एक शर्त बोल रहे हो कि भाई देखो मैं तेरे को 10,000 रुपये दे तो रहा हूँ, पर एक संग में प्रॉमिस भी लेता हूँ कि अगर मेरी कार जो है क्रैश होती है तो उसके जितनी भी टोटल वैल्यू है वो तू मुझे रिटर्न करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो तू मुझे रिटर्न करेगा, सारा अमाउंट टोटल वैल्यू रिटर्न करेगा, और मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, छोटा सा प्रीमियम दे के 10,000 रुपये दे के तुम जो है अपनी बड़ी कार के क्रैश को, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है, उसको हेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर एक्शन क्या दिखा रहा है कि ये हेजिंग एक्शन है, ठीक है। अगर आप प्रीमियम पे करते हो मतलब आप एक ऑप्शन बाय करते हो, तो इसका मतलब आप हेज कर रहे हो, ठीक है। दूसरी ओर आपका रोल रिवर्स हो गया है, आप यहाँ पर सेल कर रहे हो एक ऑप्शन, इसका मतलब आप यहाँ पर पे नहीं कर रहे हो प्रीमियम, यहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हो प्रीमियम। जब आप कलेक्ट करोगे तो मतलब अब आप एक इंश्योरेंस कंपनी में मान लो, और आप वो इमीडिएटली 10,000 रुपये ले रहे हो, ठीक है, जो किसी स्ट्रेंजर से, ठीक है, स्ट्रेंजर से, और क्या क्या प्रॉमिस दे रहे हो कि अगर तेरी कार क्रैश होती है तो जितना भी उसके टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपीज़ वो मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। तो आप इमीडिएटली 10,000 रुपये के बेनिफिट में आप 10 लाख रुपये तक का लॉस उठाने को तैयार हो, तो आप क्या हो, आप एक स्पेकुलेशन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आप बेट लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, आरबीआई यही नहीं चाहता, ठीक है। आरबीआई चाहता है कि तुम जो है बाय करो ऑप्शन, ठीक है, पे करो प्रीमियम, और अपने आप को हेज करो, अपने गोल्ड प्राइस, जो आपका गोल्ड प्राइस है आपका, जो गोल्ड प्राइस आपका वॉल्ट में रखा हुआ है, गोल्ड प्राइस वो जो ड्रॉप हो रहा है उसको बस हेज करो, ठीक है। सेल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम वहाँ पर जाके एक नए नए सेलर बन रहे हो, वो नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि तुम स्पेकुलेशन करोगे तब तुम जो है वो 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रिस्क लेके बैठोगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है तुम्हें। तो यहाँ पर यही बोला है कि जब भी एक ट्रेड हो रही होती है तो एक ऑप्शन होता है जिसमें क्या है, आप या तो बाय कर सकते हो प्रोटेक्शन बाय पेइंग द प्रीमियम, या आप रिसीव कर सकते हो प्रीमियम बाय सेलिंग द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आरबीआई बोल रहा है कि बैंक से भाई तुम सिर्फ और सिर्फ बाय करोगे प्रोटेक्शन, मतलब प्रीमियम पे करोगे, क्योंकि तुमने अगर उल्टा काम किया तो इसका मतलब तुम जो है रिस्क क्रिएट कर रहे हो अपने आप पर ही, और तुम बैंक पे तुम अपने आप पर रिस्क क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब हम तुम्हें यहाँ पर कर्व करेंगे, यहाँ पर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, दिस एंश्योर दे आर यूजिंग द मार्केट स्ट्रिक्टली फॉर सेफ्टी, सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि सिर्फ गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी रूल बना दिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ को अलाउ कर रखा है जिसको बोलते हैं जीरो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो नेट प्रीमियम की बात करिए, हाँ अरे बात तो करिए ना, हाँ करिए नेट प्रीमियम की बात करिए, तो नेट रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है। नेट रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम की बात करिए तो वही सेम चीज़ है, मैं वो जो बताने वाला था। एक नेट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी प्रीमियम आपने रिसीव किया फ्रॉम सेलिंग प्रोटेक्शन माइनस जो भी प्रीमियम आपने पे किया फॉर बाइंग प्रोटेक्शन, ठीक है, बाइंग प्रोटेक्शन। तो ये होता है नेट प्रीमियम, जो कि है, जो क्या या तो आपको पे करना हो सकता है या आपको मिलेगा, ठीक है, या तो आपको पे करना हो सकता है नेट, या मिलेगा, यू विल रिसीव। तो ये दो चीज़ हो सकती हैं। देखो बैंक को जो है ना डायरेक्टली ऐसा मना नहीं किया जाता है कि तुम ये सब चीज़ें तुम सेल नहीं कर सकते हो, वो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आरबीआई ने, क्योंकि तुम दोनों काम कर सकते हो, एक बैंक वहाँ पर सेल भी कर सकता है प्रोटेक्शन और बाय भी कर सकता है प्रोटेक्शन, थोड़ी बहुत तो कर सकता है ना, मतलब ज़्यादा नहीं करना है। तभी इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, नो नेट प्रीमियम नो नेट रिसिप्ट, आपको नेट रिसिप्ट नहीं करना है प्रीमियम को, आप नेट पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है। अब एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक एग्जांपल है सिनेरियो 1, जहाँ पर आप बाय कर रहे हो प्रोटेक्शन कितने रुपए की, मान लो $50 दे रहे हो, ठीक है, $50 दे रहे हो आप प्रोटेक्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, और प्रोटेक्शन सेल कर रहे हो कितने रुपए में, $30 में। तो आपका टोटल कितना हो गया, टोटल नेट प्रीमियम आपने कितना किया, नेट प्रीमियम आपने इनडायरेक्टली पेड किया, बस 50 माइनस 30 जो क्या आता है $20, आपने $20 पेड किया। तो पेड का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली आपका जो नेट प्रीमियम है इट इज पेड, ठीक है, वो पेड की फॉर्म में आ गया। पेड का मतलब है इनडायरेक्टली आप सिर्फ बाय कर रहे हो, बाय एन ऑप्शन, ओवरऑल आप बाय कर रहे हो एक ऑप्शन को। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये लीगल वर्डिक्ट में क्या हो गया, ये हो गया, ये जो पर्टिकुलर चीज़ ये होगी हेजिंग करना, ठीक है। लेकिन दूसरा सिनेरियो, ये आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, नेट ये पेड हो सकता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो, अगर बैंक ने सेल कर दिया प्रोटेक्शन फॉर
$50, ठीक है, और बाय कर लिया फॉर $30, तो अब नेट क्या हो गया, माइनस में चला गया, मतलब तुम्हें पे करना पड़े, तुम्हें मिल रहा है, तुम रिसीव कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम फाइनली रिसीव कर रहे हो $20, इसका मतलब क्या है, तुम सेल कर रहे हो एक ऑप्शन को, एन ऑप्शन। क्या आरबीआई इसको अलाउ करेगा? नहीं, ये एक स्पेकुलेशन है, इसको आरबीआई अलाउ नहीं करेगा। तो आरबीआई नेट पे बात कर रहा है, ठीक है, एक अकेली ट्रांजेक्शन पे नहीं, नेट पे बात कर रहा है यहाँ पर, इसलिए नो नेट का यूज किया गया है। तो वही कॉन्सेप्ट बताना था, यहाँ पर ही मिल गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक क्या बोल रहे हैं, फॉर्मलाइजिंग द नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स। देखो हमने कल इसके बारे में हमने 50 मिनट चर्चा करी है, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये दिस सेक्शन एक्चुअली टेक्निकल और बट क्रूशियल फॉर द करेंसी मार्केट, ठीक है, क्योंकि ये रुपी की वैल्यू पर रिलेट करता है। क्योंकि जो एक बार देख लेते हैं एनडीडीज क्या होते हैं। जो एनडीडीज होते हैं ये फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टी के बीच में होता है, जहाँ पर दोनों पार्टीज कुछ ऐसा बैट कर रही होती हैं, या तो रुपी के गिरने पे बैट कर रही होती हैं या रुपी के बढ़ने पे बैट कर रही होती हैं, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपी पे बैट कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रुपी जो है असली में जो करेंसी है वो असलियत में एक्सचेंज नहीं होती, इसलिए इसको नॉन डिलीवरेबल बोलते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, हमने देखा था ना, एक विनर को मिलता है लूजर से सारा पैसा, ठीक है, वो डिफरेंस मिलता था, हमने देखा था ना अभी पीछे, वो डिफरेंस मिलता था। जो भी कैश है, जो भी डिफरेंस है, वो अब सेटल किस में होगा, वो डॉलर्स में सेटल होगा एट द एंड, ठीक है। बस वही एक चीज़ है यहाँ पर कि भाई इसलिए इसको बोला गया है नॉन डिलीवरेबल, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं डिलीवरेबल क्या होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता डिलीवरेबल तो क्या होता। मान लो एक बंदा है, मतलब मैं ही हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में गया सेकंड पार्टी के साथ और मैंने उसको बोला देख भाई, मुझे तेरे से $1 मिलियन बाय करने हैं, ठीक है, बट मैं किस प्राइस पे दूंगा, एट 85 रुपीज़, 85 रुपीज़ पे, 85 रुपये का मैं $1 लूँगा, ठीक है, और ऐसे करके मैं तेरे से पूरा $1 मिलियन लेने वाला हूँ एट 85 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक्सचेंज रेट क्या बता दिया, एक्सचेंज रेट डिफाइन कर दिया कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़, ठीक है, ये मैंने एक्सचेंज रेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे पास फिजिकली 8.5 करोड़ रुपीज़ होने चाहिए, ठीक है। मैं ये 8.5 करोड़ रुपीज़ सेकंड पार्टी को दे दूंगा, ठीक है, और ये सेकंड पार्टी मेरे को क्या दे देगी, $1 मिलियन दे देगी, ठीक है, उसके बदले। तो मैंने $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ पे एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। मैंने अपने 8.5 करोड़ रुपीज़ एक्सचेंज कर लिए फॉर $1 मिलियन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिलीवरेबल, क्योंकि यहाँ पर रियल में फिजिकली करेंसीज जो है चेंज हुई, ठीक है। उन्होंने हैंड चेंज किया, मेरे हैंड से सेकंड हैंड में गई और सेकंड हैंड से वहाँ की करेंसी मेरे हैंड में आई, ठीक है। तो यहाँ पर करेंसी मूव हुई, ठीक है। नॉन डिलीवरेबल्स में क्या होता है, सेम चीज़। यहाँ पर थोड़ी बेटिंग के वे में देखते हैं कि आपने दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बोला कि भाई मैं तेरे से $1 मिलियन खरीद लूँगा, लेकिन कौन से प्राइस पे। यहाँ पर प्राइस मैंने दोबारा सेट किया कि मैं $1 जो है 85 रुपीज़ का खरीदूँगा, ठीक है, ये हुआ। अभी यहाँ पर क्या है, मान लो जब वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट आई तो यहाँ पर असलियत में जो है $1 हो गया 86 रुपीज़ का, ठीक है। तो मतलब आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, आपको $1 पर डॉलर का फ़ायदा हो गया, $1 पर डॉलर का फ़ायदा हो गया, तो नॉर्मली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती, मतलब जो मैंने उस दिन अभी बताया ना चॉकलेट के, उसमें कॉमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती, मतलब यहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज नहीं होंगी, बस जो भी डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आया है इनटू टोटल जो उसकी वैल्यू है $1 मिलियन के अकॉर्डिंग जितना भी रुपए आएगा उसको कन्वर्ट करा देंगे डॉलर में। ये तो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा, बाकी जो डॉलर है ये सेटलमेंट के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या रुपी को छुआ इन्होंने, रुपी में ट्रांजेक्शन किया नहीं, बस रुपी को जो है कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया। ट्रांजैक्शन और जो सेटलमेंट है वो असलियत में डॉलर में हुआ, तो यहाँ पर रुपी को नहीं छुआ, रुपी ने चेंज नहीं किया, कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं हुई, तो इसलिए नॉन डिलीवरेबल हो गया, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पर ना ही रुपी एंटर किया इंडिया के अंदर, ना एग्जिट किया, ठीक है। बस जो भी कैश, जो प्रॉफिट सेटलमेंट था वो डॉलर में हो गया, तो वही सेम चीज़ थी, ठीक है। तो द डिफरेंस इन द प्रॉफिट और लॉस जो होता है, एक लूजर एक विनर को देता है, वो सिंपली सेटल होता है डॉलर्स में, तो रुपीज़ को नहीं छूते। ये मार्केट जो है, जो जहाँ पर एनडीडीज होते हैं, हमने कल भी देखा था, ये सारे के सारे मार्केट जो है ये ऑफशोर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, जहाँ पर आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं होता। लेकिन आरबीआई का रेगुलेशन नहीं है तो आरबीआई ने क्या बोला, अपने बंदे भेजने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, अपने बंदे को अलाउ कर दिया, देखो भाई मेरे बैंक्स जितने भी तुम बैंक्स हो, एडी बैंक्स हो, जाओ उधर और ये काम करके आओ, यहाँ पर एनडीएफ में पार्टिसिपेट करो, ऐसा अलाउ कर दिया। वही आगे देखते हैं, ठीक है। द चेंजेस दिस ड्राफ्ट अलाउ एडी
एडी बैंक्स, ऑथराइज डीलर बैंक्स जो कि इंडियन बैंक्स होते हैं, उनको बोल दिया कि ठीक है, आरबीआई ने अपने बंदे भेज दिए इधर कि तुम एनडीडी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो ओवरसीज, ठीक है, तुम जाओ न्यूयॉर्क में और जाके वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में आओ, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा बाय अलाउइंग इंडियन बैंक्स टू ट्रेड इन दिस मार्केट, ब्रिंगिंग अ लार्जली ऑफशोर मार्केट। अब क्या है, जो हमने कल पढ़ा था कि एक ऑफशोर मार्केट होता है, एक ऑनशोर मार्केट होता है, ठीक है। ऑफशोर मार्केट बहुत क्लोज हो जाएगा ऑफशोर मार्केट के, ऑफशोर मार्केट क्लोज हो जाएगा ऑनशोर मार्केट के, ठीक है। ये दोनों बहुत क्लोजली बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि अब पहले क्या हो रहा था, ऑफशोर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर के लोग जाके ट्रांजेक्शन करते थे या एनडीडीज में, एनडीएफ्स में आते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या, हमारे यहाँ के बैंक भी इधर जाके ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, या एनडीएफ्स के अंदर आएंगे, एनडीडीज के अंदर आएंगे। जब ये एनडीडीज के अंदर आएंगे तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ होंगी, कुछ मैं आपको पूरा एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी, तो उसके ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक। तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ होगी जहाँ पर ये दोनों क्लोज आना स्टार्ट कर देंगे, तो वो ही देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसमें क्या होगा, इंप्रूव होगी, प्राइस डिस्कवरी भी एक तरीके से इंप्रूव होगी, और जो ट्रू मार्केट वैल्यू है ऑफ रुपी की वो भी अच्छे से फाउंड हो पाएगी, ठीक है। तो भाई एक बार वो एग्जांपल जो है, एग्जांपल वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ऐसा इसमें एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं कि ऑफशोर मार्केट में बहुत ज़्यादा एनडीएफ्स और एनडीडीज जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं लोग, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना डॉलर की डिमांड यहाँ बढ़ गई है। डॉलर की, कल भी हमने सेम चीज़ बोली थी, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो रुपी एक शेडो प्राइसिंग ले लेता है, और मान लो रुपी जो है, रुपी पहुँच गया असलियत में 86 रुपये, 88 ले लो, 88 रुपीज़ में, ठीक है। ठीक है, ये तो ऑफशोर मार्केट में, क्योंकि ऑफशोर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग एनडीएफ में आ रहे हैं। कल मैंने बताया था एनडीएफ में और एनडीडीज में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिस्क की वजह से कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, कहीं वॉर छिड़ गई होगी, जिसकी वजह से एनडीएफ और एनडीडीज के अंदर लोग आ रहे हैं, और वहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपये अपने आप ही डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। वो मान लो 85 से डिप्रिशिएट हो गया 80 में, ठीक है। ये कहाँ बात हो रही है, ऑफशोर में बात हो रही है। अभी ऑन शोर में जो कि इंडिया में है, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है, कल हमने बात करी थी इसके ऊपर, यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ प्राइस अभी भी यही है, ठीक है। तो ये जो कल हमने बात भी करी थी, ये जो प्राइस डिफरेंस होता है, ये प्राइस गैपिंग थी, इसको ही क्या बोलते हैं, इसका ही एडवांटेज उठाते हैं हमारे खुद के बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, सेम एडवांटेज उठाएंगे, और जिसकी वजह से जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट तो होगी, लेकिन एक कॉमन एक कन्वर्ज भी होगी, ठीक है। करेंसी डेप्रिशिएट तो होगी, ठीक है, लेकिन कन्वर्ज होगी, एक जगह आकर रुक जाएगी, मिडिल पॉइंट पे आकर रुक जाएगी, 88 और 85 के बीच में कहीं आकर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारे बैंक्स है ना, ये उस गैप को, ये जो 88 रुपये वाला गैप है और 85 रुपीज़ वाला गैप है, इसका फ़ायदा उठाती है। अभी वो देखना है फ़ायदा कैसे उठाती है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है, ठीक है। अभी डॉलर की डिमांड को कौन पूरा करेगा, ठीक है, वो डॉलर की डिमांड को पूरा करेंगे यहाँ वाले बैंक और ऑन शोर वाले बैंक। ये करेंगे, ये 85 रुपीज़ का $1 खरीदेंगे, चीप डॉलर बाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि चीप डॉलर बाय करेंगे। मान लो इन्होंने ऐसे करके $1 मिलियन बाय कर लिया यहाँ से, ठीक है, और ये $1 मिलियन को कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, चीप डॉलर तो बाय कर लिया, और यहाँ से एक्सपेंसिव रुपीज़ अब यहाँ पर आके एनडीएफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पहुँचाएंगे कैसे, ऐसे थोड़ा पहुँचा देंगे, यहाँ पर आके एनडीएफ को क्या करने लग जाएंगे, सेल करने लग जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे 8.8 करोड़ रुपीज़, क्योंकि 88 के भाव से है, ठीक है। और यहाँ पर कितना एक्सपेंस जनरेट कर लिया, 85 के दाम पे 8.5 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इनका एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि इन्होंने इतने रुपए दे के इतने डॉलर खरीद लिए, ठीक है, जिसकी वजह से इनका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 8.5 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर एनडीएफ के अंदर आ गए और एनडीएफ को सेल करने लग गए, ठीक है। एनडीएफ को जैसे सेल किया तो वहाँ पर रेवेन्यू कितना बुक कर लिया, लगभग 8.8 करोड़ रुपीज़ का। तो टोटल प्रॉफिट इन्होंने कैसे बुक कर लिया, 30 लाख रुपीज़ का, 30 लाख रुपीज़ का इन्होंने बुक कर लिया, क्योंकि पर डॉलर इन्होंने 3 रुपये कमा लिए। 85 को माइनस करोगे तो पर डॉलर 3 रुपये कमा लिए, ठीक है, जिससे इन्होंने टोटल कितना कमा लिया, 30 लाख रुपये कमा लिया ऑन दिस $1 मिलियन, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने कमा लिया। तो अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो इन्होंने पूरा प्रोसेस कर दिया, जहाँ पर जो डिमांड डॉलर की थी वहाँ पर डॉलर पहुँचाए, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट क्या है, देखो इससे इम्पैक्ट आया, यहाँ पर इम्पैक्ट क्या है, न्यूयॉर्क में यहाँ पर डॉलर की सप्लाई चाहिए थी, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी, तो वो तो बैंक ने प्रोवाइड कराई, हमारे वाले बैंक ने आके एनडीएफ के अंदर आके प्रोवाइड कराई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई
और रुपी वापस अपनी औकात पे आने लग गया, ठीक है। 88 से हो गया 87, ठीक है, फिर और कन्वर्ट होने लग गया, ठीक है। ये इधर कहानी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डॉलर की डिमांड, बढ़ गई अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पर लोग, यहाँ पर बहुत सारे बैंक डॉलर बाय करने लग गए यहाँ से, तो यहाँ पर डॉलर की डिमांड अपने आप बढ़ गई। जब यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ने लग गई अपने आप ही, तो रुपये अभी अपनी औकात से गिरने लग गया। वो धीरे धीरे 86 पे पहुँच गया, ठीक है। ऐसे करके करके दोनों तरफ से, क्योंकि बैंक भी इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा बैंक, और उधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इन दोनों के बीच में लाने की कोशिश करेगा इसको, तो 86.5 पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे करके वो अपनी करेंसी को भी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होने से बचा लेगा, ठीक है। और जो भी प्रेशर है वो सब, यहाँ पर डॉलर का प्रेशर था, ऑफ शोर में डॉलर का प्रेशर था, वो रिलीज कर देगा, ठीक है। और ऑन शोर में रुपये का प्रेशर था, वो भी रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और हम जो है अपने रिस्क को भी हैज कर लेंगे, तो ठीक है। ऑपरेशनल फ्रीडम बियॉन्ड मार्केट आवर्स, तो ये ड्राफ्ट कुछ और चीज़ों पे ही बात कर रहा होता है। यहाँ पर क्या, जब एक बैंक है वो अंडरटेक करता है ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द मार्केट आवर, देखो इंडिया में मार्केट आवर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर ग्लोबल मार्केट जो है 24/7 ऑपरेट होता है। तो मान लो अगर गोल्ड क्रैश हो गया, तब मुंबई जो है स्लीप कर रहा हो, सो रहा हो, तो भाई इंडियन बैंक इमीडिएटली रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इंडियन बैंक्स को अलाउ कर दिया है एनडीएफ्स में आना ऑफ शोर, ठीक है। तो अभी एकदम उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर सकता है और गोल्ड को हेज कर सकता है। New platform, bank can trade on offshore electronic platform that meet the global regulatory standards rather than being restricted to the domestic venues, ठीक है। वही अब यहाँ पर बैंक सिर्फ देखेगा नहीं, वो उसको प्रोसेस को करेगा भी। तो वही सेम चीज़ें देखो, सारी की सारी सेम चीज़ मैंने इसके एक टेबल की फॉर्म में बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। SASCI push before March 31, 2026 सेंटर अर्ज स्टेट्स टू फास्ट ट्रैक कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ये न्यूज़ जो है ना पढ़ के समझ आ जाएगी, थोड़ा पढ़ के हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक आर्टिकल है हाईलाइट कर रहा है क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पुश जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है टू एंश्योर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी उनको फंड दिए गए हैं, ठीक है, इस स्कीम के द्वारा जो भी फंड दिए गए हैं, SASCI की स्कीम के द्वारा जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फंड दिए हैं, आप वो बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड आप उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है। इसलिए जो है ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा उनको एक्सकलेट करने की कोशिश कर रही है, उनको अर्ज कर रही है, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो अर्जिंग कर रहा है, ठीक है, स्टेट्स को कि फास्ट ट्रैक करो अपने प्रपोजल को अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, कि या तो तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा फंड लैप्स हो जाएगा या बहुत सारी डिलेज क्रिएट होंगी, ठीक है। तो तुम एक्सकलेट करो उन प्रोसेस को। तो जो SASCI स्कीम है क्या है, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो वैसे ही जो है स्टेट्स का रेवेन्यू मॉडल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो रेवेन्यू इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे नहीं होती इन चीज़ों पे, ठीक है। तो इनके पास जो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा ही नहीं बचता, तो ये अपनी रोड नहीं बना पाते, ठीक है, या जैसे एयरपोर्ट बनाना हो वो नहीं बना पाते। जो भी गवर्नमेंट के बेसिक फंक्शन है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको थोड़ा पैसा देने के लिए। तो इससे क्या है, सेंटर जो है 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर देता है टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पैसे को जो भी मिला है इनको 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाए। लेकिन कभी कभी पता है क्या करती है स्टेट्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगाती हैं, सैलरी देने में लगाती हैं, ठीक है, वैसे गलत जगह यूज़ कर लेती हैं। तो दो चीज़ों को यहाँ पर बताना चाह रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि तुम देखो भाई तुम पहले जो है ना इस चीज़ को कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाओ, ठीक है, और जो भी तुम्हारे पास फंड हमने अलोकेट किया है ना उसको यूज़ तो करो भाई, उसको यूज़ करो, खाली क्यों लेके बैठे हुए उसको। और दूसरी ओर बोल रहे हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यूज़ नहीं करना है, मतलब सैलरी पे करने में यूज़ कर रहे हो, पेंशन पे करने में यूज़ कर रहे हो, नहीं, या तुम कोई फ्रीबीज निकाल रहे हो, वुमेन असिस्टेंट कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हो, ठीक है, फ्रीबीज की तरह नहीं बांटना है इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, और इसको करना है, अपने पास पैसा लेके बैठे नहीं रहना है, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ पर यही है। तो कोविड-19 के टाइम पे ये एक अलग से स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया गया था टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा इंटरेस्ट फ्री लोन देती थी इन स्टेट्स को फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये टू सपोर्ट द स्टेट इन बूस्टिंग देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर,
ये रोड बनाए, ब्रिज बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ठीक है, एट द टाइम जब उनके स्टेट का रेवेन्यू लो हो, तब ऐसे टाइम पे, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत स्लगिश होता है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ये एक अलग से स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। ये बहुत हाईली अट्रैक्टिव है बिकॉज इट अलाउ द स्टेट, ये अलाउ करता है स्टेट को कि वो बिल्ड कर पाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट द इमीडिएट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट, ठीक है। कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है, विच डज नॉट बिगिन फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये है, फ़ायदा मिलता है इससे। इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो अनटाइड पोर्शन होता है और एक रिफॉर्म लिंक पोर्शन होता है। देखो अनटाइड जो है मतलब इस पर कोई टाइड नहीं है, आप इसे कहीं से भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इस फंड को, इस पोर्शन को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ज़रूरत लग रही है, नीड लग रही है, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो इस फंड को। कुछ होता है रिफॉर्म लिंक पोर्शन, जहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब आपको जैसे डिजिटलाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स में आपको यूज़ कर सकते हो इस मनी को, ठीक है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में यूज़ कर सकते हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि भाई तुम्हें ये यूज़ करना है, ये फंड यूज़ करना है इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। अगला, द करंट सिचुएशन, ये फिजिकल ईयर में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट इज रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक। भाई सारे के सारे जो फंड है फॉर द करंट फिजिकल ईयर मस्ट बी सैंक्शन एंड यूटिलाइज बाय द 31 मार्च, या तो उसको सैंक्शन करा लो या यूटिलाइज कर लो। तो बस ना उन्होंने अभी तक सैंक्शन कराया और ना उन्होंने सही से यूटिलाइज किया है भाई, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो मनी आपका बचेगा फाइनेंशियल ईयर 26 का, ये जो है ना, ये आगे नहीं आएगा, मतलब अगले उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड कराना है तो उसमें अलग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं जो कि होती भी नहीं है असल में, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको ये पैसा वापस अगले साल मिल जाएगा। ऐसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है कि तुम्हें नहीं मिलेगा आसानी से। तो जो अनयूज एलोकेशंस हैं वो कैरिड ओवर नहीं होती हैं, ठीक है, वो नहीं होती नेक्स्ट ईयर में विदाउट एनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, नहीं तो आपको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उनको अर्ज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई तुम यूज़ करो उस पैसे को जो तुम्हें रखा हुआ है, उसमें हमने तुम्हें अनस्ट्रक्चर्ड अनटाइड स्ट्रक्चर दिया है, कुछ रिफॉर्म लिंक पोर्शन दिया है, तो उसे यूज़ तो करो यार। तो ये बोल रहे हैं। यूटिलाइजेशन स्टेटस क्या है, टोटल आउटले, अभी जो ना इन्होंने रिवाइज कर दिया टोटल, इस बजट में क्या है, इन्होंने इसको रिवाइज डाउन कर दिया है। 1.5 लाख करोड़ की जगह अभी 1.44 लाख करोड़ रुपये देंगे एज अ एलोकेशन, ठीक है, फंड एलोकेशन। रिलीज अमाउंट अभी तक फरवरी 10 तक इन्होंने कितना अमाउंट रिलीज कर दिया है, गवर्नमेंट ने 1.044 लाख करोड़ कर दिया आउट ऑफ 1.50 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। तो रफली 40,000 करोड़ रुपीस अभी भी डिसबर्स होना बाकी है, अभी हमारे पास 2 मंथ बचे हैं मोटा मोटा, ठीक है। ये नच क्यों कर रहे हैं ना, नखरे क्यों हैं इतने, है ना, मतलब आरबीआई मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इतना फोर्स क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई देखो अवॉइड करना चाहता है लास्ट माइल डिलेस, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है स्टेट लेवल पे, ठीक है। आप प्रपोजल आज सबमिट करोगे, ये ज़रूरी नहीं कि 31 मार्च तक ही हम उसको पूरा का पूरा सैंक्शन कर दें, नहीं होगा मे बी, है ना। तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो लास्ट माइल डिलेस को अवॉइड करो और सस्टेनिंग इकोनॉमिक मोमेंटम क्रिएट करके रखो, ठीक है। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत प्राइमरी इंजन है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, है ना, कि भाई इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे, तो आप उन चीज़ों में पैसा लगाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट जो है ना इसी पैसे को स्पेंड करने में फेल हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ना ना ब्रिज बन पाए हैं, ना रोड बन पाए हैं, ना बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाई, हॉस्पिटल नहीं बन पाए, स्कूल्स नहीं बन पाए, और हमारी इकोनॉमिक मोमेंटम बहुत स्लो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बढ़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट यही चाहती है। टेक अवे क्या है, एक फिस्कल फेडरलिज्म आएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल मसल, लोन प्रोवाइड करता है और स्टेट एग्जीक्यूट करता है एक्चुअल प्रोजेक्ट, मतलब हेल्प मिलती है, फिस्कल फेडरलिज्म मिलता है और बहुत ज़्यादा छूट भी देता है स्टेट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बजट रिवीजन हुआ है, हमें पता है कि थोड़ा कम किया है इस बार, ठीक है। कॉन्फिडेंस रिमेन सेम डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर रश, ऑफिशियल ऐसा बोल रहे हैं कि भाई वो कॉन्फिडेंट है कि जितना भी उन्होंने फंड 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ फंड लोकेट किया है ना, वो सारा का सारा एग्जॉस्ट कर लेंगे, अपनी पाइपलाइन के अंदर ऐड कर लेंगे, ऐसा वो सोच के चल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक या लास्ट न्यूज़ बोल दो, बांग्लादेश पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट, फरवरी 18 2026 BNP रिटर्न टू पावर, ठीक है। जो तारिक रहमान है वो 11th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बांग्लादेश के, ठीक है। वो कौन सी पार्टी से थे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से थे, ठीक है, जो कि मार्क करते हैं द एंड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट पीरियड, जो कि बिगिन हुआ था आफ्टर द ऑस्टर ऑफ शेख हसीना, ठीक है, इन 2024। तो यहाँ पर रिटर्न हो गई हमारी BNP। देखो ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने बस लिख दिया है
कि आपको यहाँ पर ऐड कर दिया कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि भाई उन्होंने कितनी सीट ली थी, 209 ली थी 297 में से, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बस थोड़ा ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। बस इसमें थोड़ा जो तारिक रहमान है इनको थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि ये जो ना दिस इज़ अ पर्सनल माइलस्टोन फॉर हिम आफ्टर 17 ईयर्स इन एग्जाइल। इनको बाहर निकाल दिया था देश से, और ये मोस्टली लंदन में रह रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। अब उनका रिटर्न हुआ है, तो देखते हैं कि क्या वो इनका जो कैबिनेट है वो 50 मेंबर का है, देखते हैं वो संभाल पाते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी को, नहीं है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी को। और फिर एक हमारा इंडिया का भी पर्सपेक्टिव है, तो इंडिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं। द इंडिया फैक्टर, अ डिप्लोमेटिक रीसेट। हेडलाइन जो है ना एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है कि स्टेबलाइजिंग इंडिया टाइज एज अ की टेस्ट। भाई इंडिया भी अपनी टाई को जो है ना अपने एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बीएनपी में ऐसा देखा गया है कि इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला है बीएनपी से, ठीक है, इंडिया को। तो वहाँ पर इनिशियली लेवल पे हम जो है एक अच्छा हाथ बढ़ाना चाहते हैं बांग्लादेश की तरफ, कि भाई हमारे जो है एक पॉलिटिकल टाइप पहले से ही बन जाए, ठीक है। क्योंकि इंडिया ने हमेशा बीएनपी को सस्पिशन से ही देखा है, ठीक है, एंड अवामी लीग को अपने दोस्त की तरह देखा है, जो कि हट चुकी है, अब बीएनपी आ चुकी है, ठीक है। तो इंडिया पहले से एक हाथ बढ़ाना चाहता है दोस्ती का, ठीक है। कॉशियस ऑप्टिमिज्म, जो द प्रेजेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, हमारे ओम बिरला जो है, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि जो दिल्ली है वो भाई वो चाहता है, वो एंगेज करना चाहता है विद दिस न्यू रियलिटी, ठीक है। हम जो है ना अपना एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का, बस ये बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। हिज कमेंट अबाउट इंक्लूसिव पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं, और नॉट अलाउइंग द सॉइल फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, कि भाई वहाँ पर क्योंकि बीएनपी आ गई है, बीएनपी के साथ हमारी बनती नहीं है, तो बांग्लादेश हमारे बिल्कुल साइड में ही है, और यहाँ पर कुछ ऐसी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ ना स्टार्ट हो जाए हमारे खिलाफ। तो इसलिए हम एक पहले से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि हम साथ साथ चलें, ठीक है। तो इंडिया विल कॉपरेट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी कंसर्न्स आर मेट। भाई जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो मेट होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म विद द अवामी लीग बैन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। जो शेख हसीना भी एग्जाइल में है, इंडिया के पास कोई चॉइस ही नहीं है, पर वर्क करना पड़ेगा बीएनपी के साथ, ठीक है। द इन्विटेशन फॉर रहमान को इनवाइट किया गया है इंडिया में कि वो आए और ठीक है एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करें और सब कुछ नॉर्मलाइज करें, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है वीडियो कि मेरा भी चैनल ग्रो। थैंक यू।